चैप्टर 31 बेड टाइम स्टोरीज। नताशा के ऐसे सवाल निशांत से पूछने पर अंशु को लगा कि उसकी मोम को कुछ शक हो रहा है। लेकिन निशांत कुछ कहता कि तभी अंशु बीच में बोल पड़ती है। मॉम, क्या हुआ? आप किस बात से इतना हैप्पी है? अंशु जानबूझकर निताशा की ध्यान निशांत से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि निशांत को संभलने का मौका मिले। नताशा निशांत को साइड पर रखकर अंशु को अपने पास बैठाते हुए कहा कि उसे आज पहली ही बार में ही जॉब मिल गई। इस बात से अंशु और निशांत भी खुश हुए। निशांत ने नताशा को कांग्रेस भी किया। नताशा को दिव्या की हरकतें थोड़ी अटपटी तो लग रही थी, क्योंकि दिव्या आज ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। लेकिन नताशा आज इतना खुश थी कि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ग्रेटर देन और उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने फ्रेश होकर तीनों के लिए अपने हाथ से खाना बनाया। बाद में उसने बारी बारी से दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। निशांत के लिए ये सब नया था। पहली बार वो अपनी माँ के प्यार को महसूस कर रहा था। आज तक उसके डैड ने ही उसे ऐसे प्यार किया था और अपने हाथ से खाना खिलाया था, लेकिन पहली बार वो किसी और के हाथ से खाना खा रहा था। रात हो चुकी थी और सोने का समय हो गया था। नताशा अंशु को लेकर अपने रूम में जा रही थी, तभी उसे दिव्या की आवाज सुनाई दी। मम्मी, क्या मैं भी आपके साथ सो सकता हूँ? निशांत, जिसने आज दिन भर में पहली बार नताशा को मम्मी कहकर पुकारा था, उसे ये कहते हुए भी अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। उसे डर था कि नताशा उसे मना न कर दे। नताशा को दिव्या की मुंह से मम्मी सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन दिल की धड़कनें बती हुई महसूस हो रही थी। उस आवाज में छुपा वो दर्द, तड़प कहीं न कहीं उसे भी महसूस हो रहा था। लेस देन एक खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता, लेकिन उसे आज दिव्या की हरकतें अजीब लग रही थी। नताशा को लग रहा था कि जरूर दिव्या को आज कुछ हुआ है। वो आज उदास है। उसने मुस्कुराते हुए पलटकर दिव्या को देखा और बोली, बेटा, इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ सोना चाहते हो तो तुम कभी भी मेरे कमरे में आ सकते हो। ये कहकर नताशा दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। नताशा ने दोनों बच्चों को बेड पर सुलाया और उनके बगल में आकर सो गई। अंशु निशांत और नताशा के बीच में सो रही थी। निशांत को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी। उसे जो खुशी फील हो रही थी ये वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मॉम, आज आप हमें एक अच्छी सी स्टोरी सुनिए ना। अंशु क्यूट सा फेस बनाकर नताशा को रिक्वेस्ट कर रही थी। नताशा ने उसे मना नहीं किया और उसने दोनों बच्चों को कहानी सुनाकर सुला दिया। निशांत भी कहानी सुनते सुनते जल्द ही सो गया। नताशा ने जब दोनों बच्चों को सोते देखा तो उसने स्टोरी बुक साइड पर रख दी और अंशु और निशांत के फोरहेड को किस करके खुद भी सो गई। योजक चिन्ह। दिव्यांश को घर लौटने में आज देर हो गई थी। घर आकर उसने हमेशा की तरह पहले निशांत के बारे में हाउस स्टाफ से पूछा। घर का वो स्टाफ जो निशांत का पर्सनल ड्राइवर था और उसके सारे ऑर्डर फॉलो करना उसकी ड्यूटी थी। उसने सर झुकाकर निशांत के आज के बारे में सब कुछ बता दिया। वो ड्राइवर निशांत का पर्सनल केयर टेकर भी था। वो घर में उसकी सारी जरूरतों का ख्याल भी रखता और घर के बाहर उसका ड्राइवर बन जाता। लिविंग एरिया में आते हुए ब्रिलेजर को निकलकर दूसरे स्टाफ को देते हुए दिव्यांश ने निशांत के केयर टेकर से पूछा, क्या लिटिल मास्टर ने डिनर किया? केयर टेकर ने ना में अपना सर हिला दिया। दिव्यांश इस बात से थोड़ा हैरान था, क्योंकि निशांत हमेशा 8 बजे तक ही उसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार करता था और अगर उसे आने में देर हो जाती तो वो खाना खाकर सो जाता। ओके, डिनर रेडी करो, ये कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चला गया। इधर दिव्या को भी ये पता चल गया कि दिव्यांश घर आ गया है। ये सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि ये उसके लिए भी पहली बार था जब जो दिव्यांश से मिलने वाला था। फिर भी उसने खुद पर अच्छे से कंट्रोल रखा हुआ था। वो रूम से बाहर निकला। कुछ दूरी पर ही उसे दिव्यांश उसकी तरफ आते हुए नजर आया। दिव्या के पैर वहीं रुक गए। वो दिव्यांश को ही देख रहा था। दिव्यांश अपने घर के कपड़ों में था। उसने कोई शूट बूट नहीं पहना हुआ था। दिव्या ने पहली बार दिव्यांश को ऑफिस के गेटअप में ही देखा था और इस समय उसे अपने डैड और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। निशांत को देखकर दिव्यांश की चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसकी पर्सनैलिटी आज अलग थी। जो ओरा वो हमेशा अपने साथ लेकर चलता था, वो यहां जरा भी महसूस नहीं हो रहा था। दिव्यांश अपने बेटे के सामने पूरी तरह से अलग आदमी था।
इस बार उसे देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये आदमी दिव्यांश भोसले है, जो अपने एक इशारे से ही बिजनेस इंडस्ट्री में तहलका ला सकता है, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी ऑफेंड करने से डरते हैं। दिव्यांश दिव्या के सामने जाकर उसकी सेम हाइट में बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, स्टाफ ने कहा है कि आपने अब तक डिनर नहीं किया। दिव्यांश का हाथ दिव्या के कंधे पर था और उसके एक टच से ही दिव्या की बॉडी में गुस्सेबम आ गए। दिव्यांश की आवाज जैसे उसने सुनी ही ना हो। दिव्या का सारा कंसीडरेशन अपने कंधे के ऊपर दिव्यांश के टच पर था। वो वैसे हो खामोश खड़ा होकर दिव्यांश के आंखों में आंखें डाल देख रहा था। उसके आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। दिव्यांश ने ये नोटिस कर लिया। उसे लगा कि सविता जी ने दिव्या को ये बता दिया है कि कल उसे उनके साथ जाना है, अपने लिए मॉम चूज करने। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि इसमें रोने या उदास होने की क्या जरूरत है। दिव्या को कुछ ना बोलता देख दिव्यांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए बोला, चलो हम पहले डिनर करते हैं, फिर बातें करते हुए हम चेस खेलेंगे, और इस बार तो मैं ही जीतूंगा और तुम मुझे हरा नहीं पोगे। उद्धरण चिन्ह। दिव्या ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने डेड के गले लगकर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों की उसकी ख्वाहिश आज जाकर पूरी हुई थी। दिव्या दिव्यांश की पकड़ को अपने चारों ओर महसूस कर रहा था। उसने भी दिव्यांश को टाइटली गले लगा लिया। दिव्यांश को भी उसकी पकड़ महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसे निशांत से कल के बारे में बात कर लेनी चाहिए। ये सोचते हुए वो डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। तारांकन चैप्टर 32, डेड से पहली मुलाकात। जब तक खाना टेबल पर सेट हो रहा था, तब तक दिव्यांश ने दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, देखो निशु, मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें ये पहले ही बता दिया है कि तुम कल उनके साथ अपने लिए मोम देखने जा रहे हो। दिव्या, जो अपने डेड को देखकर उन्हें गले लगाकर खुश था, वो दिव्यांश की बात सुनकर सीरियस हो गया। मॉम देखने जाना है, इसका क्या मतलब हुआ? दिव्या के मन में कुछ सेकंड में ही ढेरों सवाल चल रहे थे। उसे ये शक हो रहा था कि कहीं उसके डेड के फैमिली को उसकी मोम और बहन के बारे में पता ना चल गया हो, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसके डेड दूसरी शादी करने वाले हैं? क्या मॉम जो सोच रही थी वो सही है कि डेड निशांत भाई पर ज्यादा ख्याल नहीं रखते और वो अपने काम में ही हमेशा बिजी रहते हैं? दिव्या को ये सब सोचकर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने अभी कुछ भी रिएक्ट करना सही नहीं समझा। तभी उसे दिव्यांश की आगे की बात सुनाई दी, जो उससे कह रहा था कि लिसन निशु, वहां तुम्हें चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम मेरे लिए वाइफ ढूंढने नहीं जा रहे हो, तुम अपने लिए मोम देखने जा रहे हो, और तुम्हें उनमें से कोई पसंद ना आए तो सीधा मना कर देना। किसी के दबाव पे आकर तुम्हें हाँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे होगी, कुछ भी हो, हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही रहोगे। उद्धरण चिन्ह। दिव्यांश की बातें सुनकर दिव्या को इस बात पर तो भरोसा हो गया था कि उसके डेड की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका भाई है, और वो अपने भाई के आगे किसी को भी नहीं रखेंगे। इसका मतलब कि वो भाई से बहुत प्यार करते हैं। तभी उसके दिल में ये सवाल भी आया कि अगर उसके डेड भाई से इतना प्यार करते हैं, जब उन्हें अपने और अपनी बहन के बारे में पता चलेगा तो वो उनसे भी उतना ही प्यार करेंगे। और फिर मोम का क्या होगा? निशांत को कुछ ना बोलता देख दिव्यांश उससे पूछता है, क्या सोच रहे हो? दिव्यांश का सवाल सुनकर दिव्या ज्यादा ना सोचते हुए दिव्यांश से सवाल पूछता है, अगर मेरी मॉम वापस आ गई तो क्या आप उन्हें अपना लेंगे? क्या आप उनसे दोबारा शादी करेंगे? निशांत का सवाल सुनकर दिव्यांश हैरान हो गया। वो खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। दिव्यांश ने आज तक निशांत से कभी भी नताशा के बारे में बात नहीं की थी। निशांत ने भी कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। दिव्यांश को याद था जब निशांत छोटा था, तब उसे बाकी के बच्चे चिढ़ाते थे कि उसकी मां नहीं है। तब निशांत ने उसे एक बार रोते हुए पूछा था, डेड सब बच्चों की माँ है, सिर्फ मेरी ही नहीं, ऐसा क्यों? तब दिव्यांश ने उसे कहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, भगवान के पास। तब निशांत इतना छोटा था कि उसे ये समझ नहीं आए कि भगवान के पास जाने का मतलब क्या है।
लेकिन वो ये बात जान गया था कि उसकी मोम इतनी दूर है कि उसके पास फिर नहीं लौट सकती। तब से उसने कभी भी दिव्यांश के सामने अपनी मोम का जिक्र नहीं किया। खैर, लेकिन इतने सालों बाद निशांत को अपने माँ के बारे में बातें करता देख दिव्यांश नताशा की याद में खो गया। दिव्यांश को ये सोचकर नताशा से नफरत हो रही थी कि वो कैसे अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। कैसे कोई माँ अपने बच्चे से इतने सालों तक दूर रह सकती है। और अगर उसका बेटा अपनी माँ को वापस चाहता है, तो वो जरूर उसकी वो इच्छा पूरी करेगा। मिसेस नताशा दिव्यांश भोसले, तुम्हें जल्द ही मेरे पास वापस आना होगा। चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें मेरे और मेरे बेटे के साथ रहना होगा। और अगर तुमने गलती से भी मेरे बेटे को हट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम मरने के लिए तड़पोगी। लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। शांति से खाना खाते हुए दिव्यांश इन सब के बारे में सोच रहा था। और ये भी कि वो कैसे नताशा को फिर से अपनी वाइफ बनाए, उसे फिर से अपने करीब लाए। वही दिव्य अपना डिनर करते हुए दिव्यांश को देख रहा था, जिसने उसके पूछे सवाल का जवाब नहीं दिया था। और टोपी को चेंज करके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था। दिव्या को दिव्यांश के हाथ से खाना खाकर अच्छा लग रहा था। वही दिव्यांश भी आज इस बात से हैरान था कि निशांत ने आज हमेशा की तरह उसे खाना खिलाने से नहीं रोका, तो उसने खुश होकर उसे खाना खिलाया। फिर रात में सोने से पहले दोनों बाप बेटे मिलकर निशांत के ही रूम में बैठकर चेस खेलने लगे। 3 राउंड खेलने के बाद दिव्य 2 बार है दिव्यांश से जीता। हराने से दिव्यांश को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो दिव्या को बेड पर लेटते हुए बोला, इस बार तुम्हारी चालें अलग थी। आज बहुत कड़ी टक्कर दी है तुमने मुझे। उद्धरण चिन्ह। तभी दिव्य बोला, आपने मुझे एक बार हराया। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा और उसके फहद पर कीस करके वहां से जाने लगा। दिव्यांश दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी उसे दिव्य की आवाज सुनाई दी। दिव्यांश ने पलटकर निशांत को देखा जो उसे ही देख रहा था। दिव्य दिव्यांश को देखकर बोला, गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बेटा। दिव्यांश ने भी मुस्कुराते हुए निशांत को गुड नाइट विश किया और डोर बंद करके वहां से चला गया। बाहर आकर उसे कुछ अजीब फीलिंग आने लगी। निशांत ने आज पहली बार उसे डैडी कहकर पुकारा था। वो हमेशा उसे डैड कहकर ही पुकारता था। ये कुछ अलग एहसास था, जो दिव्यांश को खुद को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये एहसास अच्छा भी लग रहा था। तारांकन चैप्टर 33 वेलकम। अगले दिन दिव्य और निशांत अपनी जगह फिर से बदलने वाले थे। लेकिन उन सबको ये बात पता नहीं थी कि अचानक दिव्यांश की मां मुंबई आ जाएगी। उन्होंने कल ही दिव्यांश को ये बता दिया था कि वो निशांत को लेकर आज लड़ियों से मिलवाने ले जाना चाहते हैं। और वो निशांत को ये बात बता दे। दिव्यांश उन्हें मना नहीं कर पाया। और उसने कल ही निशांत को इस बारे में समझाया था। सुबह निशांत की दादी सविता जी उसे लेने आ गई थी। दिव्य ये सोच रहा था कि जब वो निशांत की दादी है, मतलब ये उसकी भी दादी हुई। दिव्या को हर सिचुएशन को अच्छे से संभालना बखूबी आता था। उसे नहीं पता था कि निशांत का उसके दादी के साथ कैसे रिलेशन है। उसने किसी को ज्यादा शक ना हो इसीलिए दादी से थोड़ी दूरी बनाए रखी। सविता जी को निशांत का बर्ताव हमेशा की तरह ही लगा। वो उसे लेकर मुंबई के ताज होटल में लेकर चली गई। दिव्य उस जगह पहली बार आया था। उसे इंडिया गेट और आसपास की सीनरी काफी पसंद आई, लेकिन वो जानता था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, इसीलिए वो जरा सा गुस्सा और नाराज भी था। ताज होटल के गार्डन एरिया। वहां के अटैक हॉल को आज भोसले फैमिली ने बुक किया हुआ था। आज उस हॉल को किसी कैफे की तरह ही सजाया गया था। वहां बहुत से लेडीज बैठे एंजॉय और बातें कर रहे थे। उनमें कुछ औरतें और 22-23 साल की खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी। वहीं उनमें कुछ 5 से 10 साल के बच्चे भी थे। दिखने से वो सारे लोग अमीर खानदानों की लेडीज लग रही थी। वो एक दूसरे को अपनी अपनी अमीरी शो ऑफ कर रहे थे। तभी वह सबको खबर हो गई कि मिसेस भोसले यहाँ आ गई है। और उनके साथ उनका पोता और भोसले खानदान का इकलौता वारिस निशांत भोसले भी आया है। ये सुनते ही सब अपने आप को ठीक करने लगे। औरतें खुद को एलिगेंट दिखाने की कोशिश करने लगी। वही लड़कियां खुद को थोड़ा टचअप करने लगी, क्योंकि उन्हें भी ये बताया गया था कि उन्हें एक अच्छा इंप्रेशन आज छोड़ना है।
और साथ ही जिन औरतों के साथ बच्चे आए थे उनके माओ ने उन्हें ये समझा दिया था कि उन सबको अब आने वाले बच्चे के साथ अच्छे से और इज्जत से पेश आना है। वहां खड़े सब लोगों को भोसले फैमिली के पावर और रुतबे के बारे में अच्छे से पता है। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कभी भी दिखावा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये सब जानते थे कि इन 5 सालों में भोसले ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कितनी बूम कर रही है और वो अब कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। यहां तक कि इंडिया के टॉप रिचेस्ट फैमिली में अब तो पहले पायदान पर मौजूद है। और पिछले 4 सालों से वो वहीं पर बनी रही है। ये सब दिव्यांश की कड़ी मेहनत और लगन के वजह से वो आज अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर लेकर गया है। और आज उसी के लिए लड़की दिखने के लिए यहाँ इतनी सारी औरतें अपने घर की बेटियों को लेकर आई हुई थी। ये बात जानते हुए भी दिव्यांश भोसले का एक बच्चा है। कोई भी इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अगर उस छोटे से बच्चे को अपने माँ के तौर पर उनकी बेटी पसंद आ जाए तो उनका समाज में नाम और रुतबा और बढ़ सकता है। और उनके फैमिली बिजनेस को भी इन सब से बहुत मदद मिल सकती है। खैर जैसे ही सविता जी और दिव्य ने उस हॉल में एंट्री की तब लेडीज उन दोनों की तरफ बढ़ गई। तारीफें करने लगी। सब सविता जी को हाय हेलो बोलने सामने आने लगी। साथ ही वो दिव्य को तोहफे भी दे रहे थे। दिव्य को ये सब देखकर काफी हैरानी हो रही थी। उसे इतनी अटेंशन की कभी आदत नहीं थी। वो अपने लुक और चार्म के वजह से बचपन से ही लड़कियों से घिरा रहता था और उनके बीच फेमस था। लेकिन यहाँ सब औरतों की नजर उस पर ऐस बढ़ी थी जैसे वो कोई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो। दिव्य इतना तो होशियार था कि उसे समझते हुए ये देर नहीं लगी कि वहां सब उसे जानबूझकर खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उससे चापलूसी वाली बातें कर रहे थे। दिव्य को अब इस सब से गुस्सा आ रहा था और वो बस खुद को कंट्रोल किए हुए था। दिव्य उन सब को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी किसी जाने पहचाने चेहरे पर गई। उसने एक नजर अपने दादी की तरफ देखा, जो एक साइड बैठकर औरतों से बातें कर रही थी। फिर वो दूसरी ओर जाने के लिए मुड़ गया। थोड़ी दूर आकर उसने देखा कि अब किसी की भी नजर उसकी तरफ नहीं है, तो वो आगे बढ़ा। वो और आगे बढ़ पता कि 3 लड़के उसके पास उसके सामने आकर खड़े हुए। उन तिनी ने दिव्य का रास्ता रोक दिया। दिव्य घुरती नजरों से उन तीनों को देख रहा था। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके रास्ते में आए, और वो भी जानबूझकर। उन तीनों में जो बीच में था उसकी हाइट दिव्य से कुछ इंच बड़ी थी। वो दिखने में भी काफी हैंडसम था। इसकी उम्र 9 साल थी। वही उसके एक साइड मोटा लड़का था, जिसकी उम्र दिव्य के उम्र के बराबर ही थी, और दूसरी साइड का लड़का जिसकी उम्र बीच वाले लड़के के समान ही थी, लेकिन उसकी हाइट भी लगभग दिव्य की जितनी ही थी। बीच में जो लड़का खड़ा था उसका नाम हिमांशु जिंदल है, जो इंडिया के टॉप रिचेस्ट फैमिली में दूसरे नंबर पर बने जिंदल कंपनी के मालिक का बेटा है। वो थोड़ा घमंडी भी है। उसे हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद है। दिव्य के आने से पहले सब लोग उसकी ही तारीफ कर रहे थे। सब उसके आसपास इकट्ठा होकर उससे बातें कर रहे थे। हिमांशु को ये सब बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन जब दिव्य ने हॉल में कदम रखा, सब ने उसे छोड़ दिया। सब दिव्य के पास चले गए। हिमांशु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सब लोग जो पहले उसकी तारीफें कर रहे थे, वो अब दिव्य की कर रहे थे। उसे तोहफे दे रहे थे, उससे प्यार से बातें कर रहे थे। ये सब देखकर वो चिढ़ रहा था। वैसे हिमांशु भी दिखने में दिव्य से कम नहीं था, और उसे अपने इस खूबसूरती पर बहुत नाज था। तुम कहाँ जा रहे हो? हिमांशु दिव्य के सामने आकर उससे पूछ रहा था। दिव्य को किसी से भी बातें करने का अभी कोई मूड नहीं था, और वैसे भी वो पहले से ही गुस्से में था। उसने हिमांशु को नजरअंदाज करते हुए उसके बगल में से निकलते हुए कहा, मैं जहां भी जाऊं तुम्हें उससे क्या? दिव्य को ऐसे उसे नजरअंदाज करता देख हिमांशु को भी गुस्सा आ गया। दिव्य का जवाब उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से दिव्य के सामने आकर उसे चिढ़ाने के लहजे में बोला, तुम तो यहाँ अपनी मॉम को सिलेक्ट करने आए थे ना? क्या हुआ? वैसे तुम्हारी असली माँ कहाँ है? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया ना? वो तुम्हें छोड़कर भाग गई है ना? ये कहकर हिमांशु हंसने लगा। वही उसके पीछे खड़े दोनों चेले भी दिव्या के ऊपर हंसने लगे। दिव्या को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक 5 या 6 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया।
चैप्टर 34 बी बुनियाद इलाजम। जब दिव्य और हिमांशु बात कर रहे थे, जहां दिव्य जा रहा था वह बैठी लेडी के करीब ही एक 5-6 साल की लड़की भी बैठी हुई थी। उसका नाम नव्या राजपूत था और उसके बगल में और कोई नहीं, राजनंदिनी राजपूत बैठी हुई थी। राजनंदिनी जब से यहाँ आई थी वो एक अच्छा सा कोना ढूंढ कर वहीं पर बैठ गई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसे अब की लड़के के गले बांधने आई है। उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जब से आई थी गर्ल्स वॉल के सामने, जहां से बाहर का गार्डन एरिया अच्छे से दिख रहा था, वहां आकर बैठ गई थी। तब से वो हेडफोन कान में लगाकर गाने सुन रही थी। नव्या भी अपनी बुआ से पास आकर बैठ गई थी। उसे भी उसकी दादी ने जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। वो राजनंदिनी के थोड़ी ही दूर बैठकर वहां खेल रही थी। तभी नव्या की नजर सामने से आते हुए दिव्य की तरफ गई। वही दिव्य की नजर राजानंदिनी की तरफ ही थी। उसने नव्या को देखा भी नहीं था। जब नव्या ने हिमांशु को दिव्य के पास जाता देखा तो उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। वो हिमांशु को अच्छे से जानती थी। वो हर बार उसे परेशान करने आ जाता था। नव्या को हिमांशु बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने जगह से उठी और उन दोनों की तरफ भाग गई। जब उसने दिव्य को हिमांशु को मारने के लिए हाथ उठते देखा, तो उसने तुरंत दिव्य का हाथ पकड़ लिया। ऐसे रोके जाने से दिव्य हैरानी से नव्या को देख रहा था। नव्या उसे देखते हुए बोली, तुम ऐसा मत करो, हिमांशु ऐसा ही है, वो ऐसे ही सबको तंग करता रहता है। तुम उसे छूकर अपने हाथ गंदे मत करो। नव्या की बात सुनकर हिमांशु उसे गुस्से से देखने लगा। नव्या दिखने में बहुत प्यारी और मासूम थी। वो किसी डोल की तरह ही दिखती थी। इसीलिए हिमांशु को नव्या पसंद आती थी, क्योंकि वो खूबसूरत थी और वो उसे परेशान करने चला जाता। नव्या की बातें दिव्य को सही लगी। उसने फिर से हिमांशु को इग्नोर करने की कोशिश की और दे से ही जाने को हुआ। हिमांशु ने उसे ढकने की कोशिश की ताकि दिव्य गिर जाए, लेकिन वो ऐसा कर पाता दिव्य ने उसे हिलते हुए देख लिया और उसने एक लात हिमांशु के पेट पर मार दी। दे से ही किक हिमांशु के पेट पर पड़ी, वो कुछ दूर उड़ते हुए चला गया और जमीन पर गिर गया। वही हिमांशु के पीछे खड़ा वो मोटा लड़का भी आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिमांशु को मारने की? उसने एक मुट्ठी दिव्य को मारने के लिए फेंकी। दिव्य ने उसके हाथ को बीच हवा में ही पकड़ लिया और उसके हाथ को जोर से मोड़ दिया। दर्द की वजह से वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। दिव्य की फाइटिंग स्किल्स किसी बड़े आदमी की तरह क्लीन और स्मूथ थी, जैसे कि उसने कई साल से इस तरह से ट्रेनिंग ली हो। और ये सच भी है, दिव्य को फाइटिंग पसंद है और लंदन में उसने फाइटिंग एकेडमी भी ज्वाइन की थी, जहां अलग अलग फायरिंग टेक्निक, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कराते जैसे अलग अलग फाइटिंग लेसन सिखाए जाते थे। और लगभग सभी में दिव्य का अच्छा खासा इंटरेस्ट था। भले ही वो इन सब में अच्छे से ट्रेन नहीं था, लेकिन उसे जीतना आता था। उसकी प्रैक्टिस वो हर रोज करता। उन सब के पास में कुछ दूरी पर बैठी राजनंदिनी की नजर जब उन बच्चों पर गई जो लड़ रहे थे, वो अपने जगह से उठी और उन्हें रोकने चली गई। उसने जल्द ही उस मोटे बच्चे का हाथ दिव्य के हाथ से छुड़ा लिया और वो हैरानी से दिव्य को देख रही थी। वो लड़का अभी भी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसकी आवाज हॉल में बैठे औरतों को सुनाई दी। सब ने उस तरफ देखा तो तुरंत सब उस तरफ बने लगे। राजनंदिनी ने उस लड़के का हाथ छोड़ा और दिव्य को देखते हुए बोली, तुम ग्रेटर देन, तुम्हारा नाम क्या है? वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ा लड़का दिव्य है या निशांत ग्रेटर देन। माँ, दिव्य इससे आगे कुछ बोलता तभी वहां सविता जी और बाकी औरतें आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? सविता जी आते ही ये सवाल वहां खड़े उन 6 लोगों से पूछा। तभी उनकी नजर दिव्य की तरफ गई और वो दिव्य के पास जाकर बोली, निशांत बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये कहते हुए वो दिव्य के चारों ओर से देख रही थी। तभी एक औरत उस भीड़ में से बाहर आए और उस मोटे लड़के के पास जाकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतना रो रहे हो? वो परेशान थी, लेकिन वो लड़का अभी भी जोर से रो रहा था। दिव्य के हाथ मरोड़ने से उसके हाथ में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ रखा था। दिव्य को उसके रोने से चीड़ हो रही थी। उसने घुरकर उस मोटे लड़के को देखा जो उसे ही देख रहा था। मोटे, मैंने इतनी जोर से भी नहीं दबाया। शुक्र मना कि तेरा हाथ अभी भी सही सलामत है।
दिव्या के घुरने से वो डर गया और चुप हो गया। वही सविता जी निशांत की मुंह से ऐसी बड़ी बातें सुन भौचक्की हो गई। उसने कभी भी दिव्या को ऐसे बातें करते हुए नहीं सुना था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो जब भी बोलता था सामने वाले की बेइज्जती कर देता, लेकिन वो कभी भी किसी को मारने और चोट पहुंचने के बातें नहीं करता था। वही उस औरत को दिव्या का ऐसा अपने बेटे के लिए ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये जानती थी कि वो उसे कुछ नहीं कर सकती। तभी उसकी नजर पास में खड़ी राजनंदिनी पर गई। उसे लगा कि राजनंदिनी निशांत के सामने अच्छा दिखने के लिए जानबूझकर उसके बेटे को परेशान कर रही थी। तो उसने राजनंदिनी की तरफ देखकर एक जोरदार चाटा उसके गाल पर मार दिया। पहले तो राजनंदिनी को समझ नहीं आए कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि उसे किसी ने थप्पड़ मारा है। लेकिन क्यों? वो हैरानी से उस औरत को देखने लगी। तुम कमीनी, ये सब तुम्हारी ही चाल थी, है ना? तुमने ही मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, क्योंकि तुम भोसले खानदान के वरीस के सामने अच्छा बन सको, ताकि वो तुम्हें पसंद करे और तुम उसकी मां बन सको। राजनंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उस पर ये बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं। वो तो जब से आई थी एक कोने में ही बैठी हुई थी। उसे किसी की भी मां बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो इन बीच में कहां से आई। चैप्टर 35 दिव्या डिफेंड राजनंदिनी। वहां सब लेडीज राजनंदिनी को ही देख रहे थे। सबको भी यही लग रहा था कि राजनंदिनी ने जानबूझकर भोसले खानदान के बेटे निशांत के सामने अच्छा बनने के लिए एक बच्चे को परेशान किया है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये कितनी गिरी हुई हरकत की है इसने। हाँ, और नहीं तो क्या। उद्धरण चिन्ह। बड़े घर में रिश्त बनाने के लिए एक बच्चे को चोट पहुंचाना कहाँ सही है? ऐस बड़ी ही लड़की को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। इसे इनविटेशन किसने दिया? निकालो इसे यहाँ से। हाँ हाँ, निकालो इसे। किसके साथ आए हैं ये? सभी इसी तरह की बातें एक दूसरे से कर रहे थे। तभी किसी की रोबिली और गुस्से भरी आवाज सबको सुनाई दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? भले ही वो आवाज एक बच्चे की हो, लेकिन उस आवाज के पीछे छुपे गुस्से को वहां खड़ा हर इंसान महसूस कर सकता था। और इस आवाज भर से सबके बदन में सिहरन पैदा हो गई। आवाज में ऐसा ठहराव था जो लोगों को मजबूर कर दे उसकी बात मनवाने में। दिव्या इस वक्त सच में बहुत गुस्से में था। पहले तो उसे ये पता चल गया था कि उसकी दादी उसके डेड की दोबारा शादी करवाना चाहती है और निशांत के लिए नई मां लाना चाहती है। फिर वो जब निशांत की जगह यहाँ आया तो यहाँ सब जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। उससे चापलूसी वाली बातें कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर वो इन सब से दूर जाने को हुआ तो हिमांशु और उसके चेले उसे परेशान करने आ गए। और अब किसी ने उसकी मासी पर हाथ उठाया, वो भी बिना वजह, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दिव्या सविता जी से दूर होकर राजनंदिनी के सामने जाकर खड़ा हुआ और उस मोटे बच्चे की मां को घूरते हुए बोला, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इन्हें मारकर, और आपके बेटे को इन्होंने नहीं मैंने मरा है। तो अब आप क्या करेगी? क्या मुझे भी थप्पड़ मारेगी? दिव्या की गुस्से भरे चेहरे और आंखों को देखकर उसके सामने खड़ी औरत डर रही थी। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों एक 7 साल के बच्चे से इतना डर रही है। दिव्या का ऑरा भी इस वक्त खतरनाक था। वो अभी दिव्यांश के उस खतरनाक रूप की तरह दिखा रहा था जो दिव्यांश दुनिया वालों के सामने हमेशा छुपकर रखता है। वही पास में खड़ी सविता जी भी निशांत का ये रूप देखकर काफी हैरान थी। फिर उन्होंने उसके पीछे खड़ी राजनंदिनी को देखा। राजनंदिनी दिखने में नताशा की तरह ही काफी खूबसूरत थी। उसमें कोई भी कमी निकली नहीं जा सकती। सविता जी को लग रहा था कि निशांत को राजनंदिनी पसंद आ गई है, इसीलिए तो वो उसे डिफेंड कर रहा है। नहीं हो निशांत कभी भी आपने डेट के अलावा किसी के लिए भी स्टैंड नहीं लेता था। ये सही कह रहा है। हिमांशु ही जानबूझकर इसके पास आया था और वो और उसके दोस्त मिलकर इसे परेशान कर रहे थे और उन्होंने ही पहले इस पर हमला किया था और बुआ तो बाद में ये सब रोकने यहाँ आई थी, लेकिन वो आगे कुछ कह पति इससे पहले ही आप सब यहाँ आ गए। नव्या ने सबको सारी सिचुएशन के बारे में सबको बता दिया। उसे दिव्या का नाम पता नहीं था। ये सुनने के बाद जो लोग राजनंदिनी की बुराई कर रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। वही जो लड़कियां यहाँ शादी के लिए आई थी, वो सभी जेलस भरी नजरों से राजनंदिनी को देख रहे थे।
क्योंकि निशांत उसे डिफेंड कर रहा था। सबको ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर भोसले खानदान के प्रिंस को रोजानंदिनी पसंद आ गई है, नहीं तो वो उसे डिफेंड क्यों करता। उन्होंने को सुना था उसके हिसाब से भोसले खानदान का पोता ज्यादा बात नहीं करता। वहां खड़ा कोई भी भोसले परिवार से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। इसीलिए सब निशांत उर्फ दिव्य और राजनंदिनी की साइड लेते हुए उन तीनों बच्चों को और उनके परिवार को सामने लाने और यहां से निकल जाने की बात करने लगे। जब हिमांशु की मां को ये पता चला कि इस सब की शुरुआत उसके बेटे की वजह से हुई है तो उसने जल्दी ही खुद उनसे माफी मांगी और अपने बेटे को भी माफी मांगने के लिए मजबूर करवाया। फिर वो अपनी बहन को लेकर बिना कुछ ज्यादा परेशानी खड़ी करे वहां से चली गई। बाकी दोनों बच्चों के फैमिली भी वहां से माफी मांग कर चले गए। दिव्या के लिए ये सब काफी चौंकाने वाला था। उसे लग रहा था कि उसकी बात को यहाँ कोई नहीं मानेगा और उसे इन सब को समझाने के लिए कुछ और तरकीबें अपनानी पड़ेगी। लेकिन उसे पावर की डेफिनेशन आज अच्छे से पता चल गई थी। सारा ड्रामा खत्म होने के बाद सब एक एक करके वहां से जाने लगे, क्योंकि उन सब के नजर में भोसले परिवार की मैडम ने अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ ली है। अब उनका यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। वही दिव्य राजनंदिनी को गाल पर ऑइलमेंट लगा रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा लाडका दिव्य है तो सब उसे निशांत क्यों कह रहे थे, और वो मिसेस भोसले के साथ क्यों था। और ये दिव्य था तो निशांत कहाँ था? और सबसे जरूरी बात, नताशा को इस सब के बारे में पता है या नहीं? तुम दिव्य हो, है ना? राजनंदिनी ने धीमे आवाज में उससे पूछा। दिव्य ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर राजनंदिनी आगे बोली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी माँ को ये पता है कि तुम कहाँ हो? मासी, आप माँ को कुछ नहीं बताएगी। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, रात में मैं आपको कॉल करता हूँ। ये कहकर दिव्य वहां से चला गया। राजनंदिनी सिर्फ उसे जाते हुए देखती रही। वही उसके पास में बैठी नव्या उसकी फिक्र करते हुए बोली, बुआ क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? राजनंदिनी ने नव्या को देखा और मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखकर नामे अपना सर हिला दिया। वही दूसरी ओर सविता जी और राजनंदिनी की माँ बातें कर रहे थे। राजनंदिनी की माँ आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि मिसेस भोसले की पोते को उनकी बेटी पसंद आ गई और उनकी बेटी की शादी दिव्यांश से हो जाएगी। इसीलिए वो सविता जी के सामने राजनंदिनी की बहुत तारीफें कर रही थी। चैप्टर 36 फोर्स्ड टू मैरिज। राजनंदिनी की माँ आज बहुत खुश थी। घर आकर वो अपने पति को बता रही थी कि भोसले फैमिली के बेटे को अपनी बेटी पसंद आ गई है। राजनंदिनी के डैड भी ये खबर सुनकर खुश हो गए। अगर उनकी बेटी की शादी उस परिवार में हो जाती है तो ये उनके बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। वो दोनों राजनंदिनी की तारीफ ऐसे कर रहे थे कि जैसे उसने किसी कंपटीशन में ट्रॉफी हासिल की हो। स्टॉप इट मॉम और डैड, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, राजनंदिनी ने झुंझलाते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मम्मी पापा इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं। सिर्फ पैसों के लिए उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाने की वो सोच रहे हैं जिसका ऑलरेडी एक बेटा है। और वैसे भी वो ये शादी कैसे कर सकती है जिसकी पहली पत्नी अभी भी जिंदा है, और वो भी खुद की बेस्ट फ्रेंड। ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है। वो नताशा को धोखा नहीं दे सकती। क्यों, तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? 27 साल की हो गई है, अब शादी की उम्र हो गई है तेरी। अभी नहीं तो कब करेगी शादी? वैसे भी वो लड़का तुमसे ज्यादा उम्र का है भी नहीं। हम तुम्हारी शादी किसी बूढ़े से नहीं करवा रहे। राजनंदिनी की माँ भी गुस्से में उसे डांट रही थी। वही राजनंदिनी के पापा अपनी पत्नी के बातों में सहमत होते हुए बोले, देखो बेटा, ये रिश्ता इतना भी बुरा नहीं है। उस बच्चे को तुम अपने माँ के रूप में पहले ही पसंद आए हो। और रही बात उसके पिता की, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम उससे भी अपने पास खींच लोगी। और अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो गई तो तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। राजनंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मॉम डैड को कैसे समझाए, उन्हें कैसे ये बताए कि उस बच्चे की माँ अभी भी जिंदा है और वो तो उस बच्चे की मासी है। फिर उसने सोचा कि वो अब कुछ नहीं कहेगी और पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। आप लोगों को समझना बेकार है। मैं पहले ही आप दोनों को बता चुकी हूँ, मैं अभी कोई भी शादी नहीं करने वाली। वहीं नीचे राजनंदिनी के माँ पापा उसे सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ देख रहे थे।
तभी उसकी माँ भी गुस्से में बोली, ग्रेटर देन, शादी अभी नहीं करनी तो कब करेगी? जब उम्र निकल जाएगी तब कौन करेगा तुमसे शादी? और हाँ, तुम्हें कल भोसले विला जाना है उस बच्चे से मिलने के लिए। और तुम वहां जोगी, हमें कुछ नहीं सुनना। फिर भी अपने पति के तरफ देखते हुए बोली, आप ज्यादा चिंता मत करिए, मैं उसे समझा दूंगी और वो मेरी बात जरूर मानेगी। कल मिस सविता जी ने राजनंदिनी को उनके घर बुलाया है। राजनंदिनी के डैड भी फिर से सोफे पर बैठते हुए बोले, हम उसे अच्छे से समझा देना, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। राजनंदिनी के माँ भी हाँ में अपना सर हिला दिया। देशमुख विला में अंशु और निशांत ने कई बार दिव्य को कॉल लगने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुबह सिर्फ एक बार ही बात हो पाई। तब उन्हें पता चला कि उनकी दादी दिव्य को लेकर लटकी या देखाने लेकर चली गई है, इसीलिए उनका आज का प्लान फेल हो गया। निशांत और अंशु थोड़ा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी जगह वापस से चेंज करे। और आज दिन भर वो दोनों नताशा के साथ थे, और नताशा को दिव्य की हरकतें अजीब लग रही थी। वो रो माँ थी, अपने बेटे के अजीब बर्ताव को कैसे न नोटिस करती। कई बार तो वो पके जाने से बच गए थे। अंशु ने टाइम आते ही नताशा का ध्यान भटकने की पूरी कोशिश की, और आज उन दोनों से नताशा को हॉस्पिटल चलने से भी मना कर दिया था। तो नताशा भी दोनों बच्चों को घर छोड़कर हॉस्पिटल चली गई थी। शाम के समय जब अंशु और निशांत दिव्य के कमरे में बैठे हुए थे, तभी निशांत के फोन पर दिव्य का कॉल आ जाता है। तब निशांत तुरंत कॉल पिक करके उसे स्पीकर मोड पर डाल देता है। लेस देन, हेलो, ग्रेटर देन दूसरी साइड से दिव्य को आवाज आती है। निशांत बिना हेलो हाय किए दिव्य से सवाल पूछता है, हम अपनी प्लेस फिर कब बदलने जा रहे हैं? वही अंशु भी बीच में बोल पड़ती है, हाँ भाई, यहाँ मोम को भी कई बार शक हो गया था। हम तो बाल बाल दे से तैसे बच गए। और आज दादी आपको बाहर लेकर गई थी ना, तो वहाँ क्या हुआ? लेस देन, हाँ, मैं इन सब के बारे में तुमको बाद में बताता हूँ। पहले ये सुनो, हम कल अपनी जगह फिर से एक्सचेंज करेंगे। ग्रेटर देन। दिव्या की बात सुन निशांत बोला, कहा। वही अंशु भी बोली, कैसे? तभी दिव्या उन दोनों को अपना प्लान बताते हुए कहता है, लेस देन, मासी को हमारे बारे में पता चल गया है, और वो है अब हमारी मदद करेगी। ग्रेटर देन। अपना प्लान समझाने के बाद दिव्य तुरंत राजनंदिनी को कॉल लगता है। 2-3 बार रिंग होने के बाद राजनंदिनी भी कॉल उठा लेती है। राजनंदिनी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसका फोन बजने लगा। जब उसने देखा कि उसे कौन कॉल कर रहा है, दिव्य का नाम पाकर उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। वो भी ये जानना चाहती थी कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और वो क्या प्लान बना रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। जब से वो ताज होटल से वापस आए हैं, तब से वो इन सब के बारे में ही सोच रही थी। दिव्य, तुम मुझे सच सच बताना, ये क्या हो रहा है, और तुम भोसले परिवार के मैडम के साथ क्यों थे? फोन उठते ही उसने सवाल पूछना शुरू कर दिए। लेस देन, मासी, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन कल आप मुझसे मिलने डेट के विला आ जाना। ग्रेटर देन। लेकिन वहां क्यों? राजनंदिनी असमंजस में थी कि दिव्य उसे वहां क्यों बुला रहा है। फिर दिव्य के समझाने के बाद राजनंदिनी आखिर मान जाती है, और बाद में दिव्य उसे टाइमिंग बताकर फोन रख देता है। पता नहीं ये बच्चे क्या खुरापात कर रहे हैं, राजनंदिनी अपने मन ही मन सोचने लगती है। #_#। चैप्टर 37, न्यू पैटर्न। अगले दिन ना चाहते हुए भी राजनंदिनी को दिव्यांश के विला जाना पड़ा, क्योंकि उसे दिव्य से मिलना था। उससे ये भी जनाना था कि वो यहाँ क्यों है। राजनंदिनी की माँ को इस बात से गलतफहमी हो गई कि राजनंदिनी ने भी अब इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। दिव्य के कहने पर राजनंदिनी सविता जी से दिव्य को बाहर ले जाने की बात भी कह दी थी। निशांत कभी भी किसी और के साथ बाहर जाने के लिए नहीं मानता था, लेकिन जब दिव्य ने खुद आगे बढ़कर सविता जी और दिव्यांश को उसके साथ जाने के लिए कहा तो वो दोनों हैरान हो गए। उस वक्त दिव्यांश भी वहां मौजूद था। उसने राजनंदिनी को पहचान लिया था। दिव्यांश ने सिर्फ एक ही बार राजनंदिनी को देखा था। दिव्यांश की मेमोरी इतनी शार्प थी कि जब भी वो कोई चीज एक बार देख ले, तो वो चीज उसके दिमाग में तस्वीर की तरह छप जाती है। फिर उसे बाद में उसे याद करना या देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजनंदिनी ने दिव्यांश को ये कहा कि वहां अंशु भी मौजूद होगी। शायद इसीलिए निशांत उसके साथ जाने के लिए मान गया था।
लेकिन दिव्यांश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने राजनंदिनी और निशांत के साथ 2 बॉडीगार्ड और उसके ड्राइवर को भी साथ रहने का ऑर्डर दे दिया। चाहे तो वो भी उन दोनों के साथ जा सकता था, लेकिन इसकी 2 वजह थी कि उसने ये कदम नहीं उठाया। पहला तो ये कि वो किसी को भी गलत होप नहीं देना चाहता था, और राजनंदिनी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह से निशांत को कोई चोट पहुंचा सकती है। और दूसरी बात ये को उसे आज ऑफिस में जरूरी काम था। मैं निशांत को वापस घर छोड़ दूंगी, ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए। रास्ते में उसने अंशु और निशांत को भी पिक कर दिया। राजनंदिनी ने नताशा को कॉल करके ये बता दिया था कि वो आज दोनों बच्चों को घुमाने मॉल ले जा रही है। नताशा ने भी इसकी इजाजत दे दी थी। कार में तीनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, और राजनंदिनी आगे बैठकर फ्रंट मिरर से उन तीनों को देख रही थी। कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कार में ड्राइवर भी मौजूद था। जब सब मॉल आ गए तो राजनंदिनी सबको लेकर कैंटीन की तरफ चली गई। वहां एक खाली जगह ढूंढकर वो चारों वहां बैठ गए। निशांत के चेहरे पर इस वक्त मास्क था और वो खामोशी से सामने बैठी राजनंदिनी को देख रहा था, जो कब से उन तीनों को और खासकर उसे देख रही थी। बताओ तुम तीनों क्या खोगे? राजनंदिनी ने मुस्कुराते हुए तीनों से पूछा। मेरे लिए फ्रेंच फ्राई और शवरमा। अंशु ने तुरंत अपनी पसंद राजनंदिनी को बता दी। वही दिव्य ने भी चीज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। फिर राजनंदिनी निशांत की तरफ देखने लगी और बोली, निशांत तुम क्या खोगे? निशांत को फास्ट फूड ज्यादा पसंद नहीं थे। वो पहली बार ही मॉल आया था, आसपास देख रहा था। राजनंदिनी के सवाल पूछे जाने पर वो उसकी तरफ देखने लगा और बोला, ये सब ऑयली खाना है, हेल्दी नहीं है। निशांत ने इन सब फूड्स के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन उसने कभी भी ये सब नहीं खाया था। घर में दिव्यांश उसे हमेशा हेल्दी सैलड, सूप और सब्जियां ही निशांत को खिलता था, और खुद भी वही खाता। ज्यादातर दोनों बाप बेटे घर का खाना खाना ही पसंद करते थे, और इनमें भी ज्यादातर महाराष्ट्रियन डिशेस ही होती थी। निशांत की इम्यूनिटी सिस्टम वीक थी। बचपन में मां का दूध न मिलने की वजह से उसे काफी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा था। वो बचपन में काफी बीमार रहता था। चिल भाई, कभी कभी ये खाने से कुछ नहीं होता, अंशु ने निशांत को मनाते हुए कहा। निशांत ने कुछ नहीं कहा तो राजनंदिनी ने वहां से उठते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी शवरमा ऑर्डर कर देती हूँ। वो ज्यादा ऑयली नहीं होता, और तुम तीनों यहीं पर बैठो, कहीं जाना मत, मैं अभी आए। ये कहकर राजनंदिनी वहां से ऑर्डर देने चली गई। उसके जाने के बाद अंशु दिव्य से कल क्या हुआ इस बारे में पूछने लगी। निशांत भी ये जानना चाहता था कि कल उसकी दादी क्यों आई थी। दिव्य ने उन दोनों को कल की सारी बात बता दी, कि कैसे होटल में सब कुछ हुआ और कैसे वो राजनंदिनी मासी से मिला। फिर दिव्य बोला, दादी डेड की शादी किसी और से करवाए इससे पहले मुझे लगता है हमें मॉम डेड को मिलवाना होगा। उन्हें फिर से एक करना होगा। तभी निशांत बोल पाड़ा, लेकिन कैसे? निशांत भी अब ये चाहता था कि उसकी मॉम उसके साथ रहे। अंशु बोली, मॉम तो डेड से नफरत करती है, मॉम तो कभी नहीं मानेगी। दिव्य कहने लगा, हमें मॉम डेड के बीच की नफरत मिटानी होगी। हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी 7 साल के छोटे बच्चे हैं। ये कहकर अंशु भी सोचाने लगी। निशांत और दिव्या भी इस बारे में सोच ही रहे थे कि 10 मिनट बाद राजनंदिनी वहां एक बड़ा सा ट्रे लेकर आए। चेयर पर बैठते हुए उसने सबको अपनी अपनी प्लेट सर्व की। ठीक है, पहले खाने से पहले तुम तीनों मुझे बताने वाले हो कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। अंशु, निशांत और दिव्या ने पहले एक दूसरे को देखा, और फिर दिव्य और अंशु ने मिलकर राजनंदिनी को सारी बातें बता दी, और ये भी कि वो अपने मॉम डेड को फिर से एक करना चाहते हैं। कितने मासूम बच्चे हैं ये, कितना प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से। राजनंदिनी भी उनकी बातें सुन थोड़ा इमोशनल हो गई थी। उसे भी लग रहा था कि दिव्यांश और नताशा फिर से एक हो जाए, इसीलिए उसने भी उन तीनों बच्चों के प्लान में शामिल होने में हामी भर दी। सब हो जाने के बाद जाते हुए राजनंदिनी ने निशांत और दिव्य की तरफ देखकर पूछा, अब तुम दोनों का क्या? ये सुनने के बाद निशांत और दिव्य एक दूसरे को देखने लगे। जहां निशांत ने हुडी वाली जैकेट और मास्क पहना हुआ था, उसने खाते वक्त मास्क निकाल दिया था और चेहरे को हुडी से ऐसे ढके हुए था कि किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ सके। वहीं दिव्य ने शर्ट और पैंट पहनी हुई थी
और ऊपर से शूट लिया हुआ था। फिर दोनों वॉशरूम की तरफ चले गए। कुछ देर बाद हे दोनों राजनंदिनी और अंशु के पास वापस आ गए। राजनंदिनी अभी भी कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि उसे अभी भी दोनों वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो पहले थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि दिव्य की जगह निशांत है और निशांत की जगह दिव्य, मतलब दोनों फिर से अपनी अपनी जगह लौट आए। खैर, फिर राजनंदिनी ने तीनों को मॉल में थोड़ी देर घूमने के बाद सबको घर छोड़ दिया। चैप्टर 38 फर्स्ट डे इन ऑफिस। आज नताशा के ऑफिस का पहला दिन था। वो आज जल्दी उठकर रेडी हो गई। ब्रेकफास्ट करके अपने दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार कर वो ऑफिस के लिए निकल गई। उसे सुबह के 10 बजे रिपोर्ट करने को कहा गया था। ऑफिस से देशमुख विला की दूरी ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वहां पहुंचने में उसे 1 घंटा तो लग ही जाता था। नताशा आधे घंटे पहले ही ऑफिस पहुंच गई। वैसे तो जिस कंपनी में नताशा काम करने जा रही थी वो कंपनी 24 घंटे अपने सर्विस प्रोवाइड कराती थी। वहां के आधे एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में भी काम करते थे। एक टूरिज्म कंपनी होने की वजह से उन्हें अपने कस्टमर का कॉल कभी भी आ सकता है। राउंड टूरिज्म कंपनी एक बड़ी कंपनी थी। ये कंपनी बड़े बड़े गेस्ट और वीआईपी कस्टमर्स को सर्व करते थे। इनका ऑफिस भी बहुत बड़ा था। एक 50 मंजिला आलीशान बिल्डिंग के 5 माले 27, 28, 29, 30 और 31 में ये बड़ा सा ऑफिस बना हुआ था। नताशा अभी 27 फ्लोर पर रिसेप्शन के पास में ही सोफे पर बैठे ऑफिस को देख रही थी कि तभी एक पियोन उसके पास आता है। क्या आप ही मिस नताशा देशमुख है? उस पियोन ने पोलेताली नताशा से ये सवाल पूछा। नताशा अपने जगह से खड़ी हुई और हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ समय बाद ही नताशा 29 फ्लोर पर बने HR मैनेजर के केबिन में बैठी हुई थी। केबिन के अंदर एक 50 साल का आदमी मास्टर चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने उसका नेम प्लेट रखा हुआ था जिस पर मिस्टर पटेल लिखा था। उनके सामने नताशा हाथ में कुछ पेपर पकड़े उसे पढ़ रही थी। तभी कुछ वक्त बाद नताशा ने पेपर को नीचे रखा और साइड में रखा पेन उठाकर इस पर साइन कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद मिस्टर पटेल अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपना एक हाथ आगे बढ़ते हुए बोले, वेलकम टू राउंड टूरिज्म कंपनी मिस नताशा। नताशा भी अपने जगह से उठी और उसने भी मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चलिए मैं आपको ऑफिस के स्टाफ और एम्प्लॉयवा से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये कहते हुए मिस्टर पटेल नताशा का अपने केबिन से बाहर ले जाने लगे। नताशा ने अपना पर्स लिया और मिस्टर पटेल के पीछे पीछे जाने लगी। सबसे मिलवाने के बाद मिस्टर पटेल नताशा को उसके केबिन में लेकर चले गए। केबिन देखकर नताशा की आंखें बड़ी हो गई। वो केबिन बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। वो उसका पर्सनल स्पेस था। केबिन में ही एक टेक वॉशरूम था और एक साइड में कॉफी टेबल और सोफा सेट भी मौजूद थे। अंदर आते ही मिस्टर पटेल ने नताशा से पूछा, तुम्हें अपना केबिन कैसा लगा? अगर तुम चाहो तो इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी करवा सकती हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नताशा ने भी खुश होकर इनकार करते हुए जवाब दिया। ग्रेट, तो मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे डेस्क पर पिछले कुछ सालों के लेजर और बैलेंस शीट की फाइल रखी हुई है। उनमें ही एक कंपनी के डिटेल की फाइल भी मौजूद होगी। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। एक हफ्ते में तुम्हारे लिए पर्सनल सेक्रेटरी भी ऑइन किया जाएगा। एंड हैप्पी जर्नी। ये कहते हुए मिस्टर पटेल ने फिर एक बार अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नताशा ने भी खुशी खुशी दोबारा उनसे हाथ मिलाया और अपने डेस्क की तरफ जाने लगी। मिस्टर पटेल भी वापस जा रहे थे कि उन्हें कुछ याद आया और वो पलटकर नताशा को देखते हुए बोले, वो आई एम सॉरी मिस नताशा, मैं ये बताना भूल गया। आज इस कंपनी के ओनर आने वाले हैं। 4 बजे उनके साथ मीटिंग है, तो आप भी खुद को मीटिंग के लिए रेडी करिए। नताशा ने भी उनको मुस्कुराते हुए मिस्टर पटेल को एस सर कह दिया। तभी मिस्टर पटेल बोले, आप मुझे मिस्टर पटेल कहकर बुला सकती है। भले ही मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन यहां हम एक ही ओहदे पर है। नताशा ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद मिस्टर पटेल वहां से चले गए। मिस्टर पटेल के जाने के बाद नताशा ने पूरे केबिन को अच्छे से देखा और अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। उसने टेबल पर रखी फाइल्स को देखा और एक एक कर उन्हें पढ़ने लगी। वही उस बिल्डिंग के 30 फ्लोर पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट था। वहां 2 लड़कियां आपस में यही बात कर रहे थे कि उनकी नई फाइनेंस मैनेजर बहुत ज्यादा सुंदर ऑफ हॉट है
और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है और इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है। यही बातें सिर्फ यह नहीं पूरी कंपनी में हो रही थी। जहां कुछ लोग उसे एडमायर कर रहे थे, वही कुछ मेल एम्प्लॉय उसकी खूबसूरती के कयाल हो गए थे। वही फीमेल एम्प्लॉय नताशा से जेलस फील कर रहे थे। खैर, इस सब से अनजान नताशा अपने फर्स्ट डे को बड़े लगन के साथ ऑफिस के कामों में लगाई हुई थी। 30th फ्लोर पर जहां दोनों लड़कियां आपस में बात कर रहे थे, उनमें से एक लड़की धीरे से फुफुसते हुए बोली, सुना है हमारी नई फाइनेंस मैनेजर ने लंदन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और वो वहां एक बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम कर रही थी। वही दूसरी लड़की उसे टोकते हुए बोली, अगर ऐसी बड़ी ई बात है तो वो इतनी बड़ी जॉब छोड़कर यह इंडिया क्यों आए। पहली लड़की जवाब देते हुए कहती है, क्या पता, लगता है उनके कोई पर्सनल मैटर होंगे जो वो वापस इंडिया आए हैं। वैसे तुम्हें पता है, हमारे पहले फाइनेंस मैनेजर जो थे ना, वो अभी भी जेल में है और जब तक वो अपने घोटाले की सारी रकम वापस नहीं कर देते, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। दूसरी लड़की बात बदलते हुए कहने लगी। तभी पहली लड़की भी बोली, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला है। वो दोनों ऐसे ही गॉसिप कर ही रही थी कि एक तीसरे लड़की की आवाज उन दोनों की सुनाई दी, जो उन्हें चिल्लाकर डांट रही थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम दोनों काम के समय यहाँ बैठ बातें कर रहे हो और इतना ही गॉसिप करने का दोनों को शौक है। तो मैं HR डिपार्टमेंट में बात करती हूँ, वो तुम दोनों को परमानेंटली फ्री टाइम दे देगा। बाद में करती रहना दोनों सहेलियां दिन भर की बातें। आवाज सुनते ही वो दोनों लड़कियां तुरंत उठकर खड़ी हुई और माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी हेमा मैम। हाँ मैम, सॉरी, आगे से हम दोनों ये गलती नहीं करेंगे। प्लीज हमें ऐसे निकालने की बात मत करिए। उन दोनों के तुरंत माफी मांग लेने से हेमा ने भी ज्यादा सीन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। ओके, आगे से ख्याल रखना। अगर अगली बार मुझे तुम दोनों काम के समय ऐसे अपना वक्त बर्बाद करते दिखे, तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे? दोनों लड़कियों ने सिर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने शीतल की तरफ देखा, जो वही लड़की थी जिसने पहले बात करना स्टार्ट किया था, और उसे देखते हुए बोली, शीतल, तुम कुछ दिनों के लिए उस नई फाइनेंस मैनेजर की टेम्पररी सेक्रेटरी रहोगी। ध्यान रखना, उनका आज ऑफिस में पहला दिन है और उन्हें जो चाहिए वो सब अच्छे से प्रोवाइड कर देना। उनसे कोई शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए और अन पर अच्छे से नजर भी रखना। शीतल ने एस मैम कहकर हेमा को जवाब दिया। फिर उसने दूसरी लड़की की तरफ देखते हुए बोली, और तुम चुपचाप बैठकर अपना काम करो, बिना बातचीत के, अंडरस्टैंड? उस लड़की ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। हेमा के जाने के बाद शीतल अपने पास खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए बोली, आज सच में बार बाल बचे नेहा हम दोनों। अगर हेमा मैम ने हमें आज फायर कर दिया होता, तो हमें दूसरी जॉब ढूंढने में फिर से पापा बेलने पड़ते। नेहा भी शीतल के बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कह रही है तू। चल जा, अब बातें मत कर। तुम्हें भी नई FM मैनेजर के पास जाना है। तू जा, मैं भी अपना कामम में लग जाती हूँ। वो खैर मना कि आज हेमा मैम का मूड अच्छा है, नहीं तो हम तो आज गए ही थे। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर शीतल वहां से चली गई। तारांकन चैप्टर 39 हेमा का एटीट्यूड। नताशा अपने केबिन में फाइल्स को रीड कर ही रही थी कि उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। नताशा जब देखती है तो एक गुलमोलू सी प्यारी खूबसूरत लड़की, इसने आंखों में गोल चश्मा भी पहना हुआ था, वो दरवाजे से झांककर अंदर उसी की तरफ देख रही थी। उसे देख नताशा कमिंग कहकर उसे अंदर आने की परमिशन देती है। परमिशन मिलते ही शीतल केबिन में दाखिल होती है और परफेक्ट मैनर में नताशा के सामने जाकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर उसे बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शीतल है। मुझे आपके टेम्पररी सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट किया है। अगर आपको कुछ चाहिए या किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती है। नताशा ने शीतल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, हेलो मिस शीतल, थैंक यू बट मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज ज्यादा काम नहीं है। मैं सिर्फ पुराने बैलेंस शीट चेक कर रही थी। तो तुम अभी जा सकती हो। जब मुझे जरूरत हो मैं तुम्हें बुला लूंगी। नताशा की बात सुनकर शीतल ने भी पूरी रिस्पेक्ट से साथ झुककर श्यो मैम कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। वो जा ही रही थी, नताशा ने उसे पुकारा, शीतल। शीतल पीछे मुड़ी तो नताशा कहने लगी,
लंच टिमी हो जाने पर मुझसे आकर मिलना। मैंने अभी भी पूरे ऑफिस को चेक आउट नहीं किया है और मुझे कैंटीन का रास्ता भी मालूम नहीं है। शीतल ने एस मैम कहा और वहां से चली गई। नताशा भी फिर पेपर्स रीड करने लगी। कुछ समय बाद फिर से नताशा के केबिन का डोर नॉक हुआ। नताशा ने कम इन कहा तो शीतल रूम में दाखिल होते हुए बोली, गुड आफ्टरनून मैम, वो लंच का टाइम हो गया है। शीतल की बात सुनकर नताशा अपने वॉच में देखती है और अपनी जगह से खड़े होकर शीतल के साथ लंच करने कैंटीन की तरफ चली जाती है। नताशा कैंटीन में शीतल और नेहा के साथ बैठकर लंच कर रही थी। कैंटीन एरिया बहुत बड़ा था जो 27 फ्लोर पर बना हुआ था। वहां ऑफिस के सारे स्टाफ एक साथ बैठकर लंच और डिनर करते। वो एक ऐसी बड़ी जगह थी जहां कंपनी के सीईओ से लेकर मैनेजर और नॉर्मल स्टाफ भी साथ में बैठकर खाना खा सकते थे। भले ही बड़े बॉसेस की जगह एक साइड रिजर्व हो, वो कहीं पर भी बैठकर किसी भी टेबल या सोफे पर बैठकर लंच डिनर कर सकते थे। लंच करते कुछ देर ही हुआ था कि नताशा को कैंटीन में एक शोर सुनाई देने लगा। एक लड़की तेज आवाज के साथ चिल्लाते हुए किसी को डांट रही थी। नताशा ने उस तरफ देखा तो वहां एक खूबसूरत लेडी शॉर्ट ऑफिस ड्रेस पहने जो उसके घुटनों से ऊपर थी और काफी ज्यादा राइवलिंग थी, वो अपने सामने खड़े एक मेल एम्प्लॉय को बातें सुना रही थी। नताशा ने शीतल की तरफ देखा और बोली, ये कौन है और वहां क्या हो रहा है? शीतल भी उस तरफ देखने लगी जहां से ये शोर सुनाई दे रहा था और बोली, ये तो रोज की बात है, जब भी हेमा मैम किसी पर चिल्ला ना ले तब तक उनका दिन अच्छा नहीं जाता। शीतल ये बातें कर ही रही थी कि उसे याद आए कि वो किसके सामने बैठी है। वो तुरंत शर्मिंदा होकर नताशा से माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी मैम, वो गलती से मुंह से निकल गया। वो हेमा मैम है, चीफ सेक्रेटरी मैनेजर। नताशा ने शीतल की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और क्लैम टोन में पूछा, वो उस एम्प्लॉय पर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? तब शीतल के बगल में बैठी नेहा बोली, मैम वो मेल एम्प्लॉय जिस जगह बैठ था वो जगह हेमा मैम की पर्सनल जगह है, वो हमेशा वही बैठती है। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनकी जगह पर आकर बैठे या उनकी चीजों को छुए, इसीलिए वो उस आदमी पर चिल्ला रही है। शायद वो उसकी जगह गलती से जाकर बैठ गया था। नेहा की बात सुनकर नताशा हैरान थी और उन दोनों से फिर सवाल पूछते हुए कहती है, उसकी जगह? कौन है वो जो इतना एटीट्यूड दिखा रही है? यहां तो कोई भी कहां पर भी बैठ सकता है ना? तब शीतल बोली, हाँ मैम, 1 साल पहले ये कंपनी किसी वजह बार बार लॉस में जा रही थी, तब इस कंपनी के पिछले ओनर ने ये कंपनी बेच दी डीबी इंडस्ट्री को। उसके बाद ही हेमा मैम इस कंपनी में ज्वाइन हुई है। वो कंपनी के सीईओ मिस्टर शिंदे की भतीजी है, इसीलिए सब उससे यहाँ डरते हैं और वो इसी बात का फायदा उठा के सब पर अपनी मनमानी करती है। डीबी इंडस्ट्री का नाम सुनकर नताशा सोच में पड़ गई। उसे ये नाम सुना सुना लग रहा था, लेकिन उसे इस समय ये याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना है। तभी नेहा नताशा को उसके सोच से बाहर निकालते हुए कहती है, मैम ये हेमा मैम ना इस कंपनी के न्यू ओनर को पटाने की कोशिश कर रही है। हमने आज तक उन्हें नहीं देखा। कंपनी के डायरेक्टर्स और कुछ चुनिंदा मैनेजर्स हैं जिन्होंने उन्हें देखा है, सिर्फ सुना है कि वो बहुत हैंडसम है। नेहा के हिलने से नताशा होश में आ गई थी और उसने नेहा की बात भी सुनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। उसे गट फीलिंग हो रही थी कि जरूर आज कुछ बुरा होने वाला है। उसके साथ नताशा ने बड़ी मुश्किल से इस ख्याल को अपने दिमाग से झटका और लंच खत्म कर फिर से अपने केबिन में चली गई। नताशा की ऑफिस टाइमिंग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक था। अभी दोपहर के 4 बजने में 10 मिनट ही बचे थे कि शीतल फिर के बार नताशा के केबिन में उसे ये बताने आई थी कि मीटिंग का वक्त हो गया है और उसे अब निकलना चाहिए। नताशा ने हाँ में सर हिलाया और शीतल के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई जहां मीटिंग होने जा रही थी। हॉल में अंदर आते ही नताशा ने देखा वहां कुछ लोग ही मौजूद थे। गिने जाए तो उस हॉल में 8 से 10 लोग ही थे। वहां कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ और कुछ चुनिंदा मैनेजर्स जिनमें मार्केटिंग मैनेजर्स जैसे लोग थे। मिस्टर पटेल वहां मौजूद नहीं थे। नताशा के वहां आ जाने के बाद सब उसे ही देखने लगे। ग्रे पेंट, ग्रे शूट और अंदर व्हाइट क्रॉप टॉप उसने पहला हुआ था। शूट ब्रेजर के बैटन्स लगे हुए थे। हाई पोनीटेल, होठों पर पिंक शेड की हल्की सी लिपस्टिक, मुंह आंखों में हल्का काजल
और चेहरे पर बिना फाउंडेशन उसकी क्लियर और बेदाग स्किन उसे परफेक्ट बिजनेस वुमेन का लुक दे रही थी। उसे देखते ही कंपनी के सीईओ मिस्टर शिंदे ने उसे पहचान लिया। उसने वहां बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नताशा का इंट्रो करवाया। पहले के फाइनेंस मैनेजर की वजह से उन सबको और कंपनी को बहुत लॉस हुआ था, इसीलिए सब नई मैनेजर से मिलना चाहते थे। इसीलिए उसे आज इस मीटिंग में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। उस सब ने नताशा का अच्छे से स्वागत किया और उसे कंपनी के अच्छे कंडीशन के लिए उम्मीदें दिखाए। नताशा ये जानती थी सबकी उससे बड़ी उम्मीदें हैं। वो नहीं चाहते कि पिछले मैनेजर की तरह वो भी कोई घोटाला करे, इसीलिए सबकी उस पर कड़ी नजर होगी। नताशा अपने एबिलिटी पर सबको विश्वास दिलाए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। नताशा को ये जॉब उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बदौलत और एजुकेशन के दम पर ही मिली थी। वो सभी इंतजार है कर रहे थे कि ठीक 4 बजे दिव्यांश हॉल में दाखिल हुआ। जब नताशा की नज़र उस पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन ने तेजी पकड़ ली। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इस कंपनी का ओनर दिव्यांश होगा। तारांकन चैप्टर 40। दिव्यांश कंटिन्यूअस लुक्स नताशा। दिव्यांश पूरे एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ रूम में दाखिल हुआ। उसका एक हाथ अपने पेंट के जेब में और दूसरा बाहर लटके हुए था। वो किसी राजा की तरह लग रहा था जो अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहा हो। उसके पैरों की वो टक टक की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उस आवाज में ही उसके एक लीडर होने का रोब नजर आता था। नताशा जो वहां खड़े होकर दिव्यांश के इस रोब और रुतबे को पहली बार देख रही थी, उसे ये सब देखकर थोड़ा डर और प्राउड की कुछ मिली जुली फीलिंग आ रही थी कि ये आदमी उसका पति है और उसने कभी इस आदमी से प्यार किया था। नताशा ये सब सोच ही रही थी कि जल्द ही उसे ये याद आए कि वो क्या सोच रही है। उसने खुद को मन ही मन कोसा और ये याद दिलाया कि उसका अब इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। वो बस उससे नफरत करती है और उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ नफरत का ही रिश्ता है। हमेशा की तरह बिना एक्सप्रेशन के सख्त और कॉल्ड फेस लेकर दिव्यांश अपने चेयर के पास जाकर खड़ा हुआ। उसका वो डोमिनेटिंग ऑरा मीटिंग हॉल में खड़े सभी लोगों को महसूस हो रहा था। किसी की भी हिम्मत उसे नजर उठाकर देखने की नहीं थी, सिवाय एक को छोड़कर। दिव्यांश वहां खड़े सभी लोगों को अपनी गहरी नजरों से देख रहा था कि उसकी नजर नताशा पर जाकर रुक गई, जो उसे ही अपनी हिरण जैसी आंखें बड़ी कर देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजर आपस में मिली, नताशा ने नजरें फेर ली। ये देखकर दिव्यांश के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन जैसे ही कोई इस मुस्कान को नोटिस कर पाता, दिव्यांश ने फिर से अपना चेहरा सख्त कर लिया। दिव्यांश के अपनी जगह बैठते ही बाकी सब भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। मिस्टर शिंदे खड़े होकर दिव्यांश का वेलकम करने के बाद न्यू फाइनेंस मैनेजर नताशा का शॉर्ट इंट्रो करके अपनी बातों को कंटिन्यू करने लगे, जिस बातें के लिए ये मीटिंग रखवाई गई थी। इस पूरे समय नताशा ने एक बार भी दिव्यांश की तरफ नहीं देखा। वही दिव्यांश की नज़र एक बार भी नताशा से नहीं हटी थी। कोई भी दिव्यांश को नहीं देख रहा था। जब अपने प्लान को समझा रहे मिस्टर शिंदे की नज़र दिव्यांश पर गई तो उन्होंने देखा कि दिव्यांश बहुत देर से उनकी नई फाइनेंस मैनेजर को ही देख रहा था। ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मिस्टर शिंदे ने जानबूझकर अपनी भतीजी हेमा को दिव्यांश का सेक्रेटरी बनाया था, क्योंकि वो दिव्यांश को पटा सके और उनके और करीब जा सके। लेकिन 1 साल होने के बाद भी दिव्यांश ने उनकी खूबसूरत भतीजी को आंख उठाकर भी नहीं देखा और ना ही उसे कभी दिव्यांश के करीब जाने का मौका मिला। और यह इस नई मैनेजर से दिव्यांश भोसले की नजर हटते ना देखकर मिस्टर शिंदे ने दिव्यांश को पुकारा। पहली बार में ही दिव्यांश ने मिस्टर शिंदे को खा जाने वाली नजरों से घूरा। उसकी नजरों को देख एक पल के लिए तो मिस्टर शिंदे डर गए। फिर उन्होंने हिम्मत करते हुए बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने आपको अभी कुछ न्यू प्लान्स बताए हैं। मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। दिव्यांश ने फिर से शिंदे को अपने खतरनाक नजरों से घूरा और खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए मिस्टर शिंदे ने बताए हर एक प्लेन के छोटी से छोटी चीज को पॉइंट कर उनमें जो जो कामियां थी उसे बताने लगा। मिस्टर शिंदे दिव्यांश को अपने हर प्लेन में कमी निकलते देख वो हैरान थे। जहां तक उन्हें याद था, दिव्यांश ने कुछ वक्त के लिए भी अपनी नज़र नताशा से दूर नहीं हटाई थी, लेकिन फिर भी दिव्यांश ने उसकी सारी बात सुनी थी। यहां तक मिस्टर देशमुख को भी हर एक प्लेन को अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले एक बार फाइल में देखने की जरूरत पड़ती थी।
लेकिन दिव्यांश ने सिर्फ अपने कानों से सुनकर सब कुछ याद कर लिया था और उसका एक वर्ड भी इधर से उधर मिस नहीं हुआ था। दिव्यांश के पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट उर्फ सेक्रेटरी रोनित इस बात पर मन ही मन हंस रहा था। उसने भी हॉल में आते ही नताशा को वहां मौजूद देखा था और वो ये भी जानता था कि जब से वो यहाँ आए हैं तब से दिव्यांश की नज़र सिर्फ नताशा पर ही बनी हुई है। रोनित को हंसी मिस्टर शिंदे की बेवकूफ़ी पर आ रही थी, जहां उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक टीचर की तरह अपने क्लास में बैठे स्टूडेंट को खिड़की से बाहर झांकते हुए पकड़ लिया हो और उसे अब खड़ा कर पूछ रहे हो कि उसने अभी अभी जो पढ़ाया है वो एक्सप्लेन करे। दिव्यांश की बात खत्म होते ही मिस्टर शिंदे खुद पर शर्मिंदा हो गए। ये साफ था कि दिव्यांश ने उनकी एक तौर से ये बेइज्जती कर दी कि उनके बताए प्लान्स में अभी भी काफ़ी खामियां हैं। थोड़ी देर बाद और प्लान्स डिस्कस करके मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद नताशा सीधा अपने केबिन की तरफ चली गई। उसने जब दीवार पर टंगी घड़ी को देखा तो वहां अभी 6 बजने को आधा घंटा कम बता रहा था। नताशा यह और रुकना नहीं चाहती थी, वो जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहती थी। उसने कई बार इस बारे में भी सोचा कि वो ये जॉब छोड़ दे ताकि उसे फिर कभी दिव्यांश की शक्ल देखनी ना पड़े। फिर उसने खुद को समझा लिया, वो अब ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने सुबह ही एग्रीमेंट पर सिग्न कर दिया था, जिसे अब वो नहीं तोड़ सकती, और अगर उसने इसे वक्त से पहले तोड़ने की कोशिश की वो उसे बहुत बड़े पेनल्टी फी भरनी होगी, और साथ ही एक दिन में जॉब छोड़ने से उसके करियर रेप्यूटेशन पर जो दाग लग जाता वो अलग। नताशा ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे अभी भी दिव्यांश की नज़रें खुद पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। ये बात तो वही जानती थी कि कैसे उसने उस वक्त खुद को वहां से भाग जाने से रोके हुए थी। दिव्यांश की नज़र उसके अंदर तक घूर रही थी। आज इतने दिनों बाद फिर से दिव्यांश को देखने पर नताशा को अजीब लग रहा था। दूसरी ओर दिव्यांश डे से ही 31टी फ्लोर पर बने अपने केबिन में आने के बाद उसने रोनित नताशा की कंपनी में सबमिट सारी डिटेल को लाने के लिए भेज दिया। 10 मिनट में ही नताशा की सारी डिटेल दिव्यांश के सामने मौजूद थी। नताशा कंपनी के एक ऊंचे पोस्ट पर थी, इसीलिए कंपनी के रूल के मुताबिक नताशा को अपनी सारी सच्चाई कंपनी के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि वो फ्यूचर में कंपनी से फ्रॉड ना कर सके। नताशा ने भी बिना कोई सच्चाई छुपाए सब कुछ अपने बारे में मेंशन किया था, यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे भी थे और उन बच्चों के पिता मौजूद नहीं थे, कि वो एक सिंगल मदर है। जब दिव्यांश ने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो उसकी बोहें तन गई। क्या नताशा ने उससे दूर होकर किसी और से शादी की थी? और उसके 2 बच्चे, वह कौन है और कैसे? क्या इसीलिए नताशा मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी? कौन है वो? ये सब सोचते हुए दिव्यांश का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से में वो फाइल एक कोने में फेंक दी और रोनित से अपनी कार की चाबी लेकर वहां से प्राइवेट अलाइफ्टो से पार्किंग एरिया में चला गया। उसने जाते हुए रोनित को ये बता दिया था कि उसका पीछा ना किया जाए। रोनित दिव्यांश के ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दिव्यांश जहां भी जाता रोनित और उसके बॉडीगार्ड दिव्यांश के पीछे हमेशा रहकर उसे प्रोटेक्ट करते थे। रोनित ने भी हमेशा क्लैम और कूल रहने वाले अपने बॉस के चेहरे पर कभी कभार ही इतना गुस्सा देखा है, लेकिन जब भी उसका बॉस गुस्से में अपना आबा खो देते हैं तब सामने वाली की शामत आती थी। तब भगवान भी दिव्यांश की पकड़ से उस इंसान को नहीं बचा सकते। रोनित ने एक गहरी सांस भरी और कोने में पड़े उस फाइल को उठाया और उसे पढ़ने लगा, ये सोचकर कि वो भी देखे कि किस बात को पढ़कर उसके बॉस इतने आग बबूला हो गए हैं। जब रोनित ने भी वो सब पढ़ा तब उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बात नोटिस कर ली कि उसमें बच्चों की उम्र 7 साल बताई गई थी और उन बच्चों को ट्विंस भी कहा गया था। रोनित को ये बात खटकने लगी, निशांत भी 7 साल का ही है, और अगर नताशा मैम ने सर को छोड़ने के बाद भी बच्चे पैदा किए होते तो वो बच्चे 7 साल के तो नहीं होने चाहिए। रोनित को लगा उसे इस बारे में भी छानबीन करनी होगी। दिव्यांश ने पहले ही उसे नताशा के 7 साल गायब होने के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया हुआ था। उसे ये लग रहा था कि इस फाइल में लिखी ये बातें झूठी है, और सच हुई भी तो इस बात की पूरी गारंटी है कि ये दोनों बच्चे भी दिव्यांश सर के हो सकते हैं। चैप्टर 41 दिव्यांश किडनैप नताशा डे से ही 6 बजने की टोन नताशा को सुनाई दी। वो अपने जगह से उठकर अपना सारा सामान समेटकर बस लेकर वहां से चली गई। नताशा अपनी कार लेने पार्किंग में चली गई। बिल्डिंग का पार्किंग एरिया बहुत बड़ा था।
नताशा लिफ्ट से बाहर निकलकर जैसे ही अपने कार की तरफ बढ़ने लगी, तभी एक ब्लैक सिल्वर कलर की मर्सिडीज बेंज नताशा की ओर तेजी से उसकी तरफ आते हुए नजर आई। इस वक्त पार्किंग एरिया पूरा शांत था। दूर में कहीं एक दो लोग ही नजर आ रहे थे। नताशा ने जब देखा कि एक कार सीधे उससे टकराने वाली है, तब उसके पैर वही जम गए। लेकिन कार उससे टकराती इससे पहले ही उस कार ने एक फिल्मी स्टाइल में अपनी गाड़ी को मोड़ लिया। ग्रेटर दैन नताशा के सामने कार के ड्राइविंग सीट का दरवाजा था। नताशा आंखें बंद किया वही भूत बनकर खड़ी थी, क्योंकि कार के हेडलाइट की रोशनी सीधा उसके आंखों पर पड़ रही थी। दिव्यांश ने तुरंत डोर खोलकर नताशा को खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तुरंत दरवाजा बंद कर गाड़ी को वहां से 80 के स्पीड से भगा दिया। 5 मिनट में ही दिव्यांश ने एक लंबी दूरी तय कर ली थी। 5 मिनट तक नताशा शोक और डर की वजह से वही डुबक कर बैठी हुई थी। उसे ये समझ में समय लगा कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही नताशा अपने सेंस में वापस आई, उसने दिव्यांश के कॉलर को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है दिव्यांश, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नहीं जीने देते मुझे अकेले अपनी जिंदगी? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मुझे जाने दो दिव्यांश, मैं कह रही हूं मुझे जाने दो। ये कहकर नताशा हिलने लगी। वो वहां से उठाना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। दिव्यांश की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर थी और उसने नताशा को अपनी बाहों में कुछ ऐसे पका हुआ था कि नताशा और उसकी बॉडी एक दूसरे से बुरी तरह मसल रहे थे। दिव्यांश को कुछ ना बोलता देख नताशा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बार बार दिव्यांश के कॉलर को पकड़कर उसे हिला रही थी। तभी दिव्यांश ने तंग आकर बिना अपनी नजरें सामने से हटाए गुस्से में दांतों को भिंचते हुए बोला, अगर तुम्हें मरना ही होता तुम मेरे गोद में नहीं होती, और तुम अभी मरना नहीं चाहती तो चुपचाप जैसी हो वैसी बैठी रहो, मैं ड्राइव कर रहा हूं। तब जाकर नताशा को ये ख्याल आया कि वो कहाँ बैठी है। ये देखकर उसके गाल लाल हो गए। अब ये बताना मुश्किल था कि शर्म की वजह से था कि गुस्से के कारण। तभी उसे कार की तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जब उसने सामने देखा तो दिव्यांश काफी तेजी से कार चला रहा था। उसने ट्रैफिक रूल के प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किए। दिव्यांश, क्या कर रहे हो? गाड़ी को इतना तेज क्यों चला रहे हो? नताशा ये बोल ही रही थी कि उसने देखा सामने से एक ट्रक टर्न लेकर उनकी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर नताशा का डर और बढ़ गया और उसने तुरंत दिव्यांश के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दिव्यांश ने बड़ी होशियारी से कार को ट्रक से टकराने से बचा लिया और स्मूथली कार को टर्न कर रोड पर भागने लगा। लेकिन नताशा के ऐसे गले लगने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। दिव्यांश की कार अब एक खाली सड़क पर थी, जहां आसपास कोई भी गाड़ी आती जाती नजर नहीं आ रही थी। दिव्यांश ने एक्सेलेरेटर पर अपना पैर दबाया और अब कार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। नताशा को जैसे ही ये महसूस हुआ कि गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई है, उसने अपने हाथों को दिव्यांश के चारों ओर लपेटा और उसके और करीब जाके अपने चेहरे को उसे गर्दन में छुपा लिया। नताशा की पस उन दोनों के बीच में दब रही थी, जिससे दोनों के सीने एक दूसरे से टकराने से बचे हुए थे। ग्रेटर दैन वही नताशा की तेज सांसें दिव्यांश को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसे लगा कि नताशा सच में बहुत डरी हुई है, तो उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी, लेकिन फिर भी नताशा दिव्यांश से दूर नहीं हुई। आधे घंटे के ड्राइव के बाद दिव्यांश के अपनी कार एक आलीशान फार्म हाउस पे आकर रुकाए। वो फार्म हाउस शहर के एक खामोश इलाके में बना हुआ था, जहां आसपास जंगल जैसा माहौल था। उस सुनसान इलाके में दिव्यांश का अकेले का वो फार्म हाउस ही बना हुआ था, जो बाहर से दिखने में ही बहुत बड़ा और आलीशान नजर आ रहा था। दिव्यांश ने कार को सीधा घर से दरवाजे के सामने लाकर खड़ी कर दी और नताशा को अपने बाहों में लेकर तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया। वही उस फार्म हाउस में सिर्फ 2 लोग ही इस समय मौजूद थे, जो उस घर के केयरटेकर थे। वो घर भी किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना था, जहां हर चीज ऑटोमेटिक थी। फार्म हाउस के सामने बने गेट पर भी ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए थे, जिसने दिव्यांश की गाड़ी को दूर से ही स्कैन करके उसके कार के स्पीड के हिसाब से तुरंत गेट खोल दिए थे। दिव्यांश ने नताशा को अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे में चला गया। उसके अंदर आते ही लाइट चालू हो गई। दिव्यांश ने नताशा को बेड पर फेंक दिया। नताशा, जो कब से दिव्यांश से छूटने के लिए उसे हाथ पैर मार रही थी, उसे बेड पर पटके जाने से इतनी चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका पैर बेड के साइड कॉर्नर पर जा लगा,
जीसस से एक तेज दर्द अपने पैरों में नताशा को महसूस हुआ। इतने सालों से मुझसे छुप कर रही हो, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच सकती हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये कहते हुए दिव्यांश नताशा के चेहरे की ओर करीब झुक गया। नताशा जो अपने हाथों के सहारे बेड पर लेटने से बची हुई थी, उसके दोनों हाथ कोने तक मुड़ जाते हैं। दिव्यांश अभी भी गुस्से से उसे देखकर आगे बोला, तुम्हें एक बार भी अपने बेटे के बारे में ख्याल नहीं आया? एक नवजात बच्चे को तुम ऐसे ही छोड़कर चली गई। तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे और पति को छोड़कर किसी गैर इंसान के साथ भाग गई। दिव्यांश के ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्जाम सुन नताशा के दिल में भी एक टीस सी उठी। वो उसके इल्जामों को और नहीं सह सकी और दिव्यांश को खुद से दूर धकेल कर बोली, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मुझे नहीं रहना था तुम्हारे साथ। थक चुकी थी मैं तुम्हारे हर रात के टॉर्चर से, तुम्हारी बेरुखी से, तुम्हारे इस दिखावटी चेहरे से, जो दुनिया की नजरों में और असल में और होता है। दिव्यांश के दूर होते ही नताशा तुरंत बेड से उठकर खड़ी हुई और दिव्यांश को उंगली दिखाते हुए बोली, और हाँ, ये मत सोचना कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करती। मैं अपने बच्चों से खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं जल्द ही निशांत को भी तुमसे छीनकर उसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। फिर तुम अपनी उस श्रेया के साथ आराम से जिंदगी बिताते रहना। निशांत को दूर ले जाने की बात सुनकर दिव्यांश का गुस्सा और बढ़ गया। वो कभी भी अपने बेटे को खुद से दूर रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने आगे बढ़कर नताशा का गला पकड़ लिया। चैप्टर 42 दिव्यांश का टॉर्चर। नताशा की बात सुनकर दिव्यांश का गुस्सा और बढ़ गया। हमेशा की तरह नताशा दिव्यांश का गुस्सा बनने में माहिर साबित हुई थी। इसके चलते दिव्यांश ने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन दिव्यांश ने अपने उंगलियों को इतना नहीं कसा कि जिससे नताशा को तकलीफ या दर्द हो। नताशा के गर्दन को पकड़कर उसने उसे अपने करीब कर लिया और उसके चेहरे के सामने जाकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपने बेटे को दूर ले जाने दूंगा। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, और अब तुम भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये कहकर उसने नताशा को बेड पर धक्का दे दिया। नताशा के बेड पर गिरने के बाद दिव्यांश तुरंत उसके ऊपर आकर उसके होठों को गुस्से से वाइल्ड तरीके से किस करने लगे। वो नताशा को किस कम और उसके होठों को टोचार ज्यादा कर रहा था। नताशा ने अपनी कितनी ही ताकत लगा के दिव्यांश को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी ना सकी। हमेशा की तरह ही दिव्यांश उस पर भारी साबित हो रहा था। 7 साल पहले भी ऐसा था और आज भी वैसा ही हो रहा है। दिव्यांश के हाथ नताशा के पूरे बॉडी पर बेतरकीब ढंग से घूम रहे थे। जब नताशा की सांस उखड़ने लगी तब दिव्यांश ने उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। जब नताशा नॉर्मल सांस लेने लगी तो वो फिर से उसके होठों को किस करने लगा। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथों से नताशा के पहने कोट को उतारा और फिर अंदर पहने क्रॉप टॉप को ऊपर की तरफ ले गया। थोड़ी देर के लिए नताशा से दूर होकर उसने जबरदस्ती नताशा के दोनों हाथों को ऊपर किया और टॉप को भी उतार के कमरे के एक कोने में फेंक दिया। नताशा बेबस होकर सिर्फ चिल्ला रही थी। उस चिल्लाहट में उसकी मदहोश कर देने वाली सिसकियां और कराहें भी शामिल थी, और बीच बीच में उसी मदहोशी में दिव्यांश का नाम जो नताशा उसे रोकने के लिए ले रही थी। ये सब दिव्यांश को और उकसाने के लिए बढ़वा दे रहे थे। वो बार बार दिव्यांश का नाम लेकर उसे ऐसा ना करने की धमकी दे रही थी। दिव्यांश छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी दिव्यांश, छोड़ो मुझे। दिव्यांश ने फिर से नताशा के होठों पर अपने होठ रखकर उसकी आवाज को वही रोक दिया। उसने एक हाथ से नताशा के दोनों हाथ को ऊपर की तरफ पके हुए था और उसकी उंगलियों ने अपनी उंगलियां फंसाए हुए था, और उसका दूसरा हाथ नताशा के पेंट के बटन्स खोल रहा था। दिव्यांश के हर टच से नताशा की बॉडी कांप रही थी। वो उस फीलिंग को दोबारा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। कुछ देर बाद दिव्यांश अचानक किस करते हुए रुक गया और वो नताशा से थोड़ा दूर होकर बेड पर बैठ गया। दिव्यांश अभी अपने घुटनों पर बैठे उसे देख रहा था। नताशा के पैर दिव्यांश के दोनों पैरों के बीच में थे। ग्रेटर देन नताशा भी उसके अचानक ऐसे दूर हो जाने से हैरान थी, और यूं लंबी लंबी सांस लेते हुए असमंजस निगाह से उसे देख रही थी। नताशा को देखते हुए दिव्यांश के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो कि तुम 7 साल पहले भी मुझे रोक नहीं पाती थी, और आज भी कुछ नहीं बदला है।
नताशा उस मुस्कान का मतलब समझ पाती उससे पहले ही दिव्यांश ने तेजी से उसकी पहनी पेंट को भी उतार कर फेंक दिया। नहीं, नताशा तेजी से चीखी, जाहिल इंसान, छोड़ो मुझे। दिव्यांश जाने दो, तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। दिव्यांश मैं तुम पे हैरेसमेंट केस डाल दूंगी। नताशा के बात सुनकर दिव्यांश उसके ऊपर फिर से लेट गया और उसके चेहरे के इतने नजदीक आया जहां वो दोनों एक दूसरे की सांस को भी महसूस कर सकते थे। दिव्यांश अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में एक जुनून के साथ बोला, स्वीट हॉट, तुम मुझे कभी भी अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारा पति हूं, और वैसे भी तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी ज्यादा ईमानदार है। ये कहकर दिव्यांश उसके बदन पर किस करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगा। नताशा अभी भी दिव्यांश को कोसे जा रही थी, खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। नताशा के किसी भी बात का असर दिव्यांश को नहीं हो रहा था। वो जानबूझकर नताशा के उस पार्ट को टोचार कर रहा था जहां उसका सेंसिटिव स्पॉट है। दिव्यांश को ये अच्छे से पता था कि नताशा को कहां छूने से उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। नताशा इस टोचार को और सह नहीं पा रही थी। उसके आंखों से अब आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी वो दिव्यांश का नाम धीमे से ले रही थी। ना चाहते हुए भी उसका चेहरा एक सुकून खुशी झलका रहा था, जिसे वो रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से खुशी की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, जो दिव्यांश को और वाइल्ड करने के लिए बढ़वा दे रही थे। आधे घंटे बाद दिव्यांश नताशा से दूर हुआ। उसके दोनों पैरों को अपने कंधों से नीचे उतार कर वो बेड से उतरकर साइड में खड़ा होकर उसे देखने लगा। नताशा के आंखों में नमी थी। दिव्यांश को उसके चेहरे को देखकर खुद पर एक अलग प्राउड महसूस हो रहा था। डे से उसने बहुत बड़ा काम किया हो। नताशा काफी थक चुकी थी, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। दिव्यांश के छोड़ देने से वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुठिया से चादर को भींच लिया। वो खुद को नॉर्मल कर ही रही थी कि उसे कुछ याद आया, और उसने दिव्यांश की तरफ देखा, जो लगभग अपने सारे कपड़े उतार चुका था। दिव्यांश को देख नताशा की बॉडी कांपने लगी। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि दिव्यांश अब हद पार करने की सोच रहा है। नताशा ने जल्दी ही उठकर बेड के दूसरे साइड से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बेड से उतर पाती इससे पहले ही दिव्यांश ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे फिर से बेड पर खींचकर उसके ऊपर आ गया। नताशा की आंखों में दिव्यांश के लिए बेतहासा गुस्सा था, और वो आंखों में अंगारे लिए दिव्यांश को घूर रही थी। नताशा के चेहरे का गुस्सा देखकर दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। दिव्यांश ने नताशा को अपने नीचे पूरी तरह से लॉक कर दिया था। उसका एक हाथ नताशा के सर के पीछे से उसके कंधों को पके हुए था, और दूसरे हाथ से वो नताशा के चेहरे को छू रहा था। नताशा को अपने पेट के निचले हिस्से पर कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। वो दिव्यांश की बॉडी से निकल रही गर्माहट महसूस कर पा रही थी। दिव्यांश की आंखें बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई थी। उसकी आंखों में एक सनक और पागलपन साफ नजर आ रही थी। दिव्यांश की इस नजरों से नताशा घबराने लगी थी। ये वही आंखें थी जिससे नताशा इतना खौफ खाती थी। वो और उन नजरों को नहीं देख पाए। ना चाहते हुए भी नताशा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, आह, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले दिव्यांश। नताशा की सांसें गहरी थी। दिव्यांश के हाथ की उंगलियां अभी नताशा के गर्दन के सेंसिटिव हिस्से पर घूम रहे थे। वो बोला, लेकिन तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। सोचा नहीं था 7 साल बाद फिर से तुम्हें कभी देख पाऊंगा, लेकिन इतने सालों बाद भी तुम्हारी मेरे आंखों में देखने की आदत नहीं बदली। तुम्हें आज भी मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत है। मुझे कुछ भी बोलने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचती कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। दिव्यांश की आवाज इस समय इतनी शांत और मदहोश कर देने वाली थी कि किसी भी लड़की के दिल की धड़कन बढ़ा दे। दिव्यांश की उंगलियां अब उसके होठों को छू रही थी। नताशा के खुले होठों के अंदर जब दिव्यांश की उंगली गई, तो नताशा ने अपने दांतों से दिव्यांश के उंगली को पकड़ लिया। दिव्यांश अपने हाथ को पीछे खींचने लगा, लेकिन नताशा ने भी कसकर उसकी उंगली को पकड़ा था। दिव्यांश ने जब नताशा के चेहरे को देखा, तो वो गुस्से से उसे देख रही थी और अपना सारा गुस्सा उसकी उंगली पर उतार रही थी। अब तो उंगली से खून भी निकल आ रहा था, पर मजाल है दिव्यांश के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आई थी। दिव्यांश को अभी भी मुस्कुरात देख नताशा और जोर से उसके उंगली को काटने लगी। तभी दिव्यांश के फोन की रिंग सुनाई दी। चैप्टर 43, डैड और मॉम एक साथ।
निशांत के लिए दिव्यांश ने एक अलग रिंगटोन रखी हुई थी। वो कभी भी निशांत की कॉल को इग्नोर नहीं करता था। रिंग की आवाज सुन नताशा की पकड़ भी ढीली हो गई। दिव्यांश ने तुरंत अपनी खून से सनी उंगली को नताशा के मुंह से निकाल लिया और बेड के कोना में पड़े अपने पेंट से फोन निकलकर उसे पिक किया। नताशा जैसे ही इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने वाली थी, उसे फोन से दूसरी साइड से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। हेलो डैड, ये आवाज निशांत की थी। एक बार के लिए नताशा को लगा कि ये दिव्य है। नताशा के कदम वहीं रुक गए और वो वही बेट दोनों की बातें सुनने लगी। दिव्यांश बोला, हाँ निशु बोलो। दूसरी ओर से निशांत बोला, डैड आप आज डिनर करने घर आ रहे हो? दिव्यांश नताशा को देख रहा था। नहीं बेटा, आज मैं देर से घर आऊंगा। नताशा जो उसे ही देख रही थी, उसकी और निशांत की बातें सुन रही थी। ये देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने अपने उस उंगली को मुंह में डाला जिसे नताशा ने अभी अभी काटा था। ये देखकर नताशा की बॉडी कांप गई, जैसे वो अपने होश में वापस आ गई हो। उसने चारों ओर अपने बिखरे कपड़े देखे और उसे लेने के लिए बेड से भागने के लिए अपने पैर जमीन पर रख दिए। दिव्यांश ने जब उसकी ये हरकत देखी तो वो भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। नताशा जैसे ही अपना पहला कदम आगे रख पाती, उसकी पैरों में जो चोट लगी थी वो दर्द करने लगी और वो फिर से बेड पर गिर गई। लेकिन उसके पीछे दिव्यांश था जिसने नताशा को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे बेड पर फिर से लेटा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो भी नताशा के बॉडी पर लगभग आधा लेटा हुआ था। इन बीच नताशा की धीमी सी आह निकल गई, जो फोन के दूसरी साइड बैठे निशांत को भी सुनाई दे गई। डैड, निशांत ने पुकारा। दिव्यांश ने घूरकर नताशा को देखा जैसे आंखों से ये वार्निंग दे रहा हो कि अगर तुमने अपने मुंह से एक आवाज भी निकली तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर उसने कहा, निशांत बोला, आप कहाँ हो? आज पहली बार निशांत के दिव्यांश से ऐसा सवाल पूछा था। निशांत एक होशियार बच्चा था। वो ये बात जानता था कि उसके डैड हर वक्त बिजनेस के कामों में और मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। लेकिन उसने अभी जो सुना था उसे सुन निशांत को लग रहा था कि उसके डैड कुछ गलत या अजीब कर रहे हैं। निशांत को लग रहा था कि उसके डैड किसी औरत के साथ है, और ऐसा है तो उसे अपने मॉम के लिए चिंता होने लगी थी। दिव्यांश भी निशांत के इस सवाल से झेप गया। उसने कभी भी आज तक निशांत से झूठ नहीं बोला था। जब भी कोई निशांत ऐसा सवाल उससे करता जिसका जवाब वो नहीं देना चाहता, तब दिव्यांश जानबूझकर बात को घुमा देता। निशांत भी समझ जाता कि उसके डैड उसे जवाब नहीं देना चाहते, तो फिर वो उस सवाल को दोबारा नहीं पूछता। नताशा भी दिव्यांश की इस वार्निंग को समझ गई, इसीलिए उसने अपनी आवाज को दबा ली, लेकिन वो अभी भी हिल रही थी। उसने भी निशांत का सवाल सुन लिया था और वो भी ये जानना चाहती थी कि दिव्यांश निशांत से क्या कहेगा। दिव्यांश सोच ही रहा था कि निशांत को क्या जवाब दे। वो अपने उसी रोबदार आवाज में बोला, मैं तुम्हारे मॉम के साथ हूँ। ये सुनकर निशांत के साथ साथ नताशा भी हैरान हो गई। ये आदमी ऐसे कैसे निशांत को उसके बारे में बता सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं निशांत को कभी भी अपने बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन अभी ये सही समय नहीं था। ये सोचकर नताशा गुस्से से जैसे पागल हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दिव्यांश को खुद से दूर किया और चादर को खुद पर लपटने लगी। नताशा और हंगामा कर पाती और दूर जा पाती, इससे पहले ही दिव्यांश ने निशांत को कहा, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ, और तुरंत कॉल कट कर दिया। दूसरी ओर निशांत हैरानी से अपने फोन को देख रहा था। उसके डैड ने मॉम की बात की, मतलब डैड और मॉम साथ में है, लेकिन कौन मॉम? ये सब सोचकर उसने तुरंत दिव्य को कॉल मिला दिया। देशमुख विला में दिव्य और अंशु बहुत परेशान थे। वो पिछले 1 घंटे से नताशा के आने का वेट कर रहे थे। सुबह नताशा उन्हें बता के गई थी कि वो शाम 7 बजे तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन अब 8 बज गए थे। नताशा अब तक नहीं आई थी। रीना जी भी घर पे नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी। सिर्फ आज रात की बात है, कल वैसे भी मिस्टर देशमुख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। वो दोनों लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे हुए ही थे कि निशांत का कॉल आता है। कॉल पिक करते ही निशांत का पहला सवाल यही था, क्या मॉम घर पे है? निशांत का सवाल दिव्य को हैरान कर गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो अब तक घर नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वो 7 बजे तक वापस आ जाएगी। लेकिन फिर कुछ देर रुककर आपने मॉम के बारे में क्यों पूछा?
तब निशांत बोला, डैड ने बताया मॉम उनके साथ है। ये सुनकर दिव्या काफी हैरान हो गया। वहीं पास में बेटी अंशु ने भी ये बात सुन ली थी। वो हैरानी से दिव्या को देखकर बोली, मॉम डैड के साथ है? मतलब अगर डैड को मॉम के बारे में पता चल गया तो उन्हें हमारे बारे में भी पता चल गया होगा। पता नहीं, दिव्या को भी इस बात पर शक था। निशांत के फोन रखाने के बाद दिव्या थोड़ा परेशान था। वो ये सोच रहा था कि उसके डैड मॉम के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात की उम्मीद थी कि डैड और मॉम के बीच जो परेशानी थी वो सॉल्व हो जाए। दिव्या ने नताशा को 2 बार कॉल भी लगाया था, लेकिन नताशा का फोन उसके पास नहीं था। चैप्टर 44 चैप्टर 44 एस्क्लायंट रोड चैप्टर 44 एस्क्लायंट रोड। दिव्यांश ने नताशा को फिर से अपने पास खींच लिया था। तब नताशा ने एक हाथ के कोहनी से दिव्यांश के पेट पर जोर से मारा। दिव्यांश ने फिर पीछे होते हुए नताशा को छोड़ दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। दिव्यांश की आंखें आग उगल रही थी। वहीं नताशा भी काफी गुस्से में आ गई थी। उसका एक हाथ अपने बदन पर लिपटे चादर को पके हुए था। वो दिव्यांश की तरफ दूसरे हाथ की उंगली उंगली करते हुए बोली, अच्छा किया कि तुमने निशांत को मेरे बारे में पहले ही बताने का फैसला कर लिया है। तुम अब मुझे पहले की तरह मासूम और कमजोर औरत मत समझना दिव्यांश, जिसके साथ जब चाहो तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है और खुद को असली मर्द समझते हो तो सामने आकर मुझसे लड़ो। ऐसे बिस्तर पर जबरदस्ती करके तुम अपनी मर्दानगी नहीं दिखा सकते। दिव्यांश ने उसकी दोनों बाजुओं को पका और उसे कसकर पकते हुए बोला, पति हूं मैं तुम्हारा, मुझे पूरा हक है तुम पर। और तुम जब मेरे बिस्तर पर नहीं रहोगी तो किसके बिस्तर पर जाना चाहती हो, बोलो। नताशा भी उसके आंखों में देखते हुए उसी अंदाज में बोली, ग्रेटर दैन किसी के भी, मैं चाहूं जिसी के भी बिस्तर पर रहूं, लेकिन तुम्हारे साथ में कभी नहीं। तुम जो अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास उन पर दिखाओ अपनी ये सो कॉल्ड मर्दानगी, वैसे वो श्रेया तो है, वो तुम्हें बच्चे भी पैदा कर देगी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। दिव्यांश नताशा की ऐसी बड़ी तीखी बातें सुनकर उबल रहा था। उसके माथे की नसें तन गई। गुस्से ने उसे ऐसे जकड़ रखा था कि उसने नताशा को थप्पड़ मारने के लिए अपना एक हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही उसने खुद को रोक लिया। नताशा ने उसकी ये हरकत देख ली और वो हंसने लगी। हा हा हा, क्या हुआ? पहले ही मेरे साथ इतना कुछ करके जी नहीं भरा, जो अब हाथ भी उठा लिया? रुक क्यों गए? मारो मारो मुझे। शट अप, जस्ट शट अप, दिव्यांश ने उंगली दिखाकर नताशा से कहा और उसे दूर धक्का देकर वॉशरूम के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद नताशा की आंखों से फिर से आंसू बहाने लगे, जिसे वो इतने समय से दाबा कर रखी हुई थी। वो गिरते गिरते बची थी। उसने अपने कपड़े उठाए और उसे पहनकर रूम से बाहर निकल गई। घर के लिविंग रूम में घर की देखभाल करने वाले एक जोड़ा एक कोने में खड़े होकर नताशा को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके बॉस की इस लड़की को अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने दिव्यांश को किसी औरत के साथ देखा था। दिव्यांश अक्सर यहाँ आता रहता था। उसके कई सारी प्रॉपर्टियों में से ये एक प्रॉपर्टी थी जिसे उसने खुद के लिए ही खरीद कर रखा था। जब भी वो उदास या डिस्टर्ब होता वो यहाँ आ जाता। इस घर की जिम्मेदारी 2 बूढ़े आदमी और औरत पर थी जो पति पत्नी थे। उन दोनों ने नताशा के सामने जाने की कोशिश नहीं की। नताशा नीचे आई, उसे सामने ही अपना पड़ापस दिख गया। जब दिव्यांश उसे गोद में उठा के लेकर आ रहा था तब उसके कंधों से पस छूटकर गिर गया था। नताशा ने पस को उठाया और वहां से बाहर चली गई। उन दोनों पति पत्नी ने नताशा को गुस्से से जाते हुए देखा, जो लंगते हुए चल रही थी। उसके चलेने का तरीका कुछ अजीब था, जो किसी के भी मन में गलत ख्याल पैदा कर सकते थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में बात कर रहे हो कि ये औरत कौन थी, सर ने उसके साथ क्या किया और वो क्यों इतने गुस्से में घर से जा रही है। फिर दोनों ने ऊपर की तरफ देखा, जहां एक कोने में दिव्यांश का कमरा था। नताशा से ठीक से चला नहीं जा रहा था। उसे अपने पैर के कोहनी में दर्द हो रहा था, और वहां भी जहां उसने पिछले आधे घंटे तक टोचार सहा था। खैर वो जैसे तैसे करके घर से काफी दूर चलकर आई थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़ कर उस घर को नहीं देखा था। नताशा नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, किस जगह है। इतने दूर चलकर आने के बाद भी उसे एक टैक्सी तक नजर नहीं आ रही थी। तब उसे याद आया कि उसका फोन पास में है।
उसने दिव्य के मिस्ड कॉल देखे तो तुरंत दिव्य को घर में कॉल लगाया। रिंग होने के बाद भी दूसरी ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। शायद दोनों बच्चे सो गए। नताशा ने अंशु और दिव्य से ये प्रॉमिस किया था कि वो 7 बजे तक घर आ जाएगी, फिर वो तीनों साथ में डिनर करेंगे। लेकिन आज पहली बार उसने अपने बच्चों से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। इसी बात को सोचकर वो रोड पर चलते हुए रो रही थी। दूर दूर तक उसे कोई केब नजर नहीं आ रही थी। नताशा को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। वो जिस रास्ते पर चल रही थी वो इलाका काफी सुनसान था। कुछ कुछ दूरी पर स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे। अंधेरा काफी हो रखा था। वहां सिर्फ उन स्ट्रीट लाइट की रोशनी ही थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, जैसे कि वो एक जंगल एरिया हो, लेकिन किसी भी जानवर की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही थी। इन सबसे नताशा को इतना डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे डर चारों ओर पसरे सन्नाटे का लग रहा था। जब दिव्यांश उसे यहाँ लेकर आया था तब उसने ये नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहे थे। डर की वजह से उसने अपने चेहरे को दिव्यांश के सीने में छुपा कर रखा था। ये सब सोचते हुए नताशा को खुद पर ही काफी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इतना बहक सकती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसे देखकर नताशा के पैर आगे चलते हुए रुक गए और वो सामने देखने लगी। चैप्टर 45 कामी दिव्यांश और नताशा। चैप्टर 45 में दिव्यांश और नताशा। मैंने ऑनलाइन चेक किया कि इंडिया में फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कंपनी ओला दिसंबर 2010 में हाई स्टार्ट हुई है। तो उस हिसाब से मुझे मेरे कहानी में चंगेज करने आए थे। थोड़ी देर पहले दिव्यांश गुस्से में नताशा को रूम में छोड़कर वॉशरूम चला गया था। अंदर आते ही वो ठंडे शोवर के नीचे जा खड़ा हुआ। उस ठंडक में वो अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट ही बीते होंगे कि दिव्यांश को कुछ याद आया। उसने शोवर बंद करके खुद को पोंछकर बाहर आया। तब तक नताशा वहां से जा चुकी थी। उसने अपने कपड़े बदले और रूम से बाहर चला गया। वो घर के उस मेल सर्वेंट के पास गया और उससे गाड़ी की चाबी ली जो उसने गाड़ी में ही छोड़कर चला गया था और वहां से निकल गया। दिव्यांश ये बात अच्छे से जानता था कि जिस जगह उसका ये घर बना हुआ है वहां से 2 किलोमीटर दूरी तक कोई भी टैक्सी या कैब नहीं मिल सकती और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि ये जगह दिव्यांश की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। दिव्यांश चाहे तो उस स्टाफ को भी भेज सकता था, लेकिन वो जानता था जिस हालत में उसने नताशा को छोड़ा था वो किसी भी शरीफ आदमी को भी बहकाने के लिए काफी होगा। आखिरकार वो अपनी वाइफ के लिए पॉजेसिव था, जो वो खुद भी नहीं जानता था। खैर कुछ दूरी पर ही दिव्यांश को एक लड़की उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर चलती दिखी। दिव्यांश ने उसे पीछे से ही पहचान लिया और कार उसके सामने जाकर खड़ी कर दी। दिव्यांश अपने कार से उतारा और नताशा की तरफ बढ़ने लगा। नताशा उसे देख हैरान थी। उसके कदम वहीं रुक गए। अब दिव्यांश उसके पास किस लिए आ रहा है? नताशा यही सोच रही थी कि दिव्यांश उसके सामने आकर शांत और ठंडे वॉइस में बिना एक्सप्रेशन से बोला, कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इतना कुछ होने के बाद भी वो उसकी केयर कर रहा था। नताशा को याद था शादी के 2 साल बाद भी दिव्यांश ने अपने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, लेकिन वो सिर्फ बाहर वालों की दिखने के लिए अकेले में वो हमेशा उससे दूर भागता था, जानबूझकर उसे नजरअंदाज करता था। नताशा ने मुंह मोड़ते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मैं। लेकिन वो कुछ आगे बोल पाती दिव्यांश ने अपने उसी कड़क लहजे को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे अपनी बात दोहरा पसंद नहीं। मैंने कहा कार में बैठो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने ही नहीं दूंगा। आज के लिए बहुत तमाशा हो गया था। नताशा में अब दिव्यांश के साथ और बहस करने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी उसे अपने पैर में बहुत दर्द हो रहा था, जिस कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नताशा को आखिरकार उसकी बात माननी ही पड़ी, नहीं तो उसके सामने जो इंसान था वो अपनी बातें मानवाने में माहिर था, चाहे इसके लिए उसे अपनी उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। नताशा के कार में बैठ जाने के बाद एक हल्की सी क्यों ना दिव्यांश के चेहरे पर एक जंग जीत लेने की मुस्कान आ गई थी। उसने खुद को पहले की तरह चेहरे को सख्त किया और कार की तरफ चल दिया। 1 घंटे में कार देशमुख विला के गेट के सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। इस दौरान दोनों के बीच में एक वर्ड की भी बातचीत नहीं हुई थी। नताशा ने उसे अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया था और खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर देख रही थी। बीच में ही उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिव्यांश ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की।
वो शांति से सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। उसने नताशा को आंखें बंद किए सोता देखा था। इस सन्नाटे के बीच में भी दोनों के दिल और मन में शोर था। दोनों अपने अपने ख्याल में गुम थे। गाड़ी के रुक जाने के बाद नताशा ने अपनी आंखें खोली। बाहर देखा तो उसे सामने ही आलीशान देशमुख विला दिखा। उसे देखकर तब नताशा को याद आए कि उसने तो दिव्यांश को अपने घर का पता बताया ही नहीं। वो हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश भी उसके नजरों का मतलब अच्छे से समझ गया। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, अपनी चीजों पे मेरी नजर हमेशा बनी रहती है। दिव्यांश के कहने का मतलब नताशा को बखूबी समझ आ रहा था। उसे गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो उस पर नजर रखने की बात कह रहा था। उसका गुस्सा और नाराजगी इसलिए फिर से जग उठी क्योंकि उसने उसे उसकी चीज कहा। दिव्यांश की नजर में वो सिर्फ उसका एक खिलौना है। ये सोचकर नताशा ने उसने मुंह फेर लिया और कार का डोर खोलकर बाहर निकल गई। जाते वक्त उसने जानबूझकर दरवाजे को इतनी जोर से पटका कि अगर वो कार इतनी मजबूत नहीं होती तो जरूर उसकी खिड़कियों के ग्लास टूट ही जाते। उफ, एक शेर के साथ एक शेरनी की है जोड़ी अच्छी लगती है। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने अपने सर को सीट के बैक रेस्ट पर रखा और एक गहरी सांस ली। आंखें बंद करते ही उसके वो सब याद आने लगा जो बेड पर उन दोनों के बीच में हुआ था। उस ख्याल को सोचते हुए दिव्यांश के दिल में एक लालसा, जुनून, आग, प्यास और बने लगी। और उसके चेहरे पर एक सुकून भी था और बेचैनी भी। बेचैनी इस बात की कि वो नताशा को अभी अपने पास नहीं रख सकता था। दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और एक सनकी की तरह अपने होठों पर जीभ को फिरा लिया, जैसे वो अभी भी नताशा की टेस्ट को फील कर रहा हो। उसने अपने होठों को अजीब तरह से सक किया, एक आह भरी, फिर वो सीधा होकर बैठ गया। एक नजर देशमुख विला की तरफ देखा और गाड़ी को लेकर वहां से निकल गया। दिव्यांश की कार के जाते ही देशमुख विला के एक कमरे के खिड़की पे लगे कॉटन बंद हो गए। दिव्य ने नताशा को दिव्यांश के कार से उतरते हुए देख लिया था। कार के अंदर की लाइट ऑन थी और कार कुछ इस प्रकार खड़ी थी कि दिव्य को दिव्यांश का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। दिव्यांश की उस स्माइल और हरकत को भी दिव्य ने साफ साफ देखा था। वो अभी भी एक बच्चा ही था। भले ही उसे दिव्यांश के अपने होठों को जिसे लिक करने का मतलब समझ न आया हो, लेकिन दिव्यांश की आंखों में देखकर उसे ये यकीन हो गया कि उसके डैड अभी भी उसके मॉम को चाहते हैं। लेकिन ये बात दिव्य को भी पता नहीं थी कि क्यों उसकी मॉम डैड से इतना नफरत करती है। ऐस बड़ी ही क्या वजह है जिस वजह से नताशा ने उसे और उसकी बहन को दिव्यांश से छुपा कर रखा और उन्हें उन तीनों की भनक भी नहीं होने दी। थैंक यू। ऐसे ही इंटरेस्टेड स्टोरी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।